सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीन नीट 2.0 के अंदर। तो अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सेशन अप। और आज भाई आप जो पढ़ने वाले हैं वो हम सिर्फ 5 स्टेप्स के अंदर कंसोलिडेट कर पा रहे होंगे। यानी मैं आपको इस लेक्चर में रेमो डिसूजा बन के दिखाऊंगा। यहां पर मैं आपको डांस के 5 स्टेप्स सिखाऊंगा और उन 5 स्टेप्स से आप पिछले 20 साल का कोई भी सवाल क्रैक कर सकते हैं विद इन 5 सेकेंड्स, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, एंड दैट टू विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सबसे पहले मैं आपको मियोसिस का एंड टू एंड कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं। इतनी शार्प क्लैरिटी आपके पास आ जाएगी कि आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो, आप अपना अस्त्र निकालिए, नाचना गाना शुरू करिए और नाचते गाते हुए इस टॉपिक की डेप्थ में घुस जाइए। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल सेशंस ऑन मियोसिस दैट यू हैव एवर 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 वॉच्ड। आपने आज तक अगर मियोसिस पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ी है, दिस विल गोइंग टू ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। मियोसिस आप जहां भी सुनेंगे, माइटोसिस इसके बाद आप जहां भी सुनेंगे, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। सेल साइकिल, सेल डिवीजन चैप्टर एकदम आज आपके टिप्स पे हो जाएगा। ये आपके भाई का प्रॉमिस है एंड यू नो दैट आई नेवर ब्रेक माई प्रॉमिसेस। ऑल राइट एवरीवन, लाल कलर के दिलों की बारिश हो चुकी है। फटाफट एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन अगर आप एक्साइटेड हैं टू स्टार्ट दिस सेशन। आप उसके बाद मैं आपको रिवीजन कराऊंगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर का थोड़ा सा ज्ञान दूंगा एंड देन आफ्टर आपको एक और बार नाम बताऊंगा ऑफ द फेजेस ऑफ मियोसिस। आज हम मियोसिस 1 पढ़ेंगे, मियोसिस 2 पढ़ेंगे, मियोसिस 1 में क्या क्या था, मियोसिस 2 में क्या क्या था, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। एक बार फटाफट लहरा दो मेरे भाई लाल कलर के दिलों को, जिससे पूरी एक्साइटमेंट से हम लोग स्टार्ट कर सकें हमारा ये प्यारा सा सेशन। क्या बात है दोस्त। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू दिस सेशन। सुस्वागतम, सभी लोगों का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। आज कुछ अलग होने वाला है, प्लीज आराम से बैठिएगा, आराम से सुनिएगा, साथ साथ डायग्राम्स बनाते रहिएगा। दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर पावर पैक्ड सेशन, अ वंडरफुल सेशन, जहां आपका सेल साइकिल, सेल डिवीजन एकदम क्रैक हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। बस बने रहिएगा, मजा भी पूरा पूरा आएगा क्योंकि वीपू भाई खड़े हैं आपके साथ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिना टेंशन के, बिना फिक्र के आगे बढ़ते हैं। खोपड़ी पे लगा लीजिएगा आज खूब सारा सरसों का तेल, क्योंकि नाम से ही इस टॉपिक को फोड़ डालेंगे, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बायोलॉजी में किसी भी चीज का नाम जब रखा जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। आज हम बस उन्हीं लॉजिक्स को डिकोड करेंगे और हमारा पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं। आज तक आपने जितनी नॉलेज इकट्ठी की है बायोलॉजी में, उसी नॉलेज से पूरा का पूरा टॉपिक निकाल दिया जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आओ मेरे भाई, सबसे पहले आपको मैं क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन के बारे में बता देता हूं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मियोसिस के 2 पॉइंट्स बताए थे। सबसे पहला पॉइंट कि मियोसिस जब होती है तो एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। भाई जब माइटोसिस हो रही थी तो एक सेल से फुचुक करके 2 सेल्स बन रहे थे, लेकिन जब मियोसिस होती है तो एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। जब माइटोसिस होती है तो जितना कंटेंट पेरेंट सेल में था उतना ही आपका कंटेंट डॉटर सेल में भी जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, इसीलिए माइटोसिस को हम लोगों ने इक्वेशनल डिवीजन कहा था। लेकिन मियोसिस में मैंने आपको बताया मेरे दोस्त, जितने क्रोमोसोम आपके पेरेंट सेल में थे उससे आधे ही क्रोमोसोम सारी की सारी डॉटर सेल्स में, चारों डॉटर सेल्स में पहुंचेंगे। तो इसे आपने रिडक्शनल डिवीजन कह दिया था, यानी क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, यानी क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि मियोसिस के दौरान एक पेरेंट सेल जब 4 डॉटर सेल्स बना रहा होता है तो ये चारों डॉटर सेल्स डिफरेंट होती हैं, यानी मियोसिस से आपके अलग अलग टाइप के सेल्स बन रहे होते हैं, यानी कि मियोसिस के कारण वेरिएशंस आ रही होती हैं। और यही वेरिएबिलिटी इवोल्यूशन में हेल्प करती हैं। यानी जब आप इवॉल्व करते हो, आप जब बेहतर बनते हो, उसके लिए आपको कौन सा प्रोसेस चाहिए गुरुजी? उसके लिए हमें मियोसिस चाहिए, यानी रिडक्शनल डिवीजन चाहिए। अब हम उस मैकेनिज्म को एक बार दोबारा समझते हैं जिससे हमारे अंदर वेरिएशंस आ रही होती हैं। तो वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मियोसिस, क्योंकि मियोसिस में होता है क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। आराम से सुनना कि ये क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन क्या है मेरे भाई। मैंने आपको बताया आपके पास क्रोमोसोम्स के पेयर हैं, जैसे मेरे भाई
अगर मेरे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो मैं क्या कह सकता हूं कि 23 क्रोमोसोम्स मुझे मेरी मम्मी ने दिए और 23 क्रोमोसोम्स मुझे मेरे पिताजी ने दिए, तभी मेरे पास कितने हो सकते हैं? 46 क्रोमोसोम हो सकते हैं। अब मम्मी ने भी एक क्रोमोसोम नंबर 1 दिया, पापा ने भी एक क्रोमोसोम नंबर 1 दिया, ये दोनों के दोनों ही क्रोमोसोम नंबर 1 हैं, तो क्या ये दोनों आपस में आकर के पेयर बना लेंगे? बिल्कुल, ये दोनों ही क्रोमोसोम नंबर 1 हैं, यानी इन दोनों का ही साइज बराबर है, इन दोनों की ही शेप एक जैसी है, इन दोनों की ही प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, ये बराबर नंबर के हैं, दैट्स व्हाई इन्होंने क्या बना लिया? होमोलोगस पेयर। होमो माने सेम, तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो मम्मी से आया, क्रोमोसोम नंबर 1 जो पापा से आया, दोनों ने साथ में जोड़ी बना ली, पेयर बना लिया। सिमिलरली क्रोमोसोम नंबर 2 जो पापा से आया, क्रोमोसोम नंबर 2 जो मम्मी से आया, दोनों ने साथ में मिलकर एक पेयर बना लिया। क्रोमोसोम नंबर 3 जो पापा से आया, जो मम्मी से आया, मिलकर इन्होंने पेयर बनाया। क्रोमोसोम नंबर 4 का पेयर बन गया, क्रोमोसोम नंबर 5 का पेयर बन गया। इसी प्रकार से सारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये बेसिकली पेयर में पाए जाते हैं। तो लेट्स से ये वाला जो क्रोमोसोम है ये मम्मी से आया हुआ क्रोमोसोम नंबर 1 है, और ये वाला जो क्रोमोसोम है ये पापा से आया हुआ क्रोमोसोम नंबर 1 है। ये भी क्रोमोसोम नंबर 1, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1, तो क्या इनका शेप, साइज, सारी की सारी चीजें सेम होंगी? यस गुरुजी, सेम होंगी। तो क्या ये दोनों आपस में आके दोस्ती कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब जब ये दोस्ती करेंगे तो सबसे पास पास वाले पार्ट दोस्ती करेंगे ना। अगर आप इस क्रोमोसोम को देखें तो इसमें 2 क्रोमेटिड हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये दोनों क्रोमेटिड सेम जगह पर ही कनेक्टेड हैं, सेम सेंट्रोमेयर से कनेक्टेड हैं, तो क्या ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे की बहन हो गई? यस सर, ये दोनों बहनें हैं क्योंकि इनका पिताजी सेम है, इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड कहा। सिमिलरली यहां पर भी ये क्रोमेटिड है, यहां पर भी ये क्रोमेटिड है, ये दोनों भी सेम जगह पर आकर के अटैच होते हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे की सिस्टर्स हुई। लेकिन मेरे भाई अगर आप इस वाली क्रोमेटिड को देखें और इस वाली क्रोमेटिड को देखें तो यही सबसे पास पाई जा रही हैं जो एक दूसरे से जुड़ने में हेल्प करेंगे इन क्रोमोसोम्स को। ये दोनों जो क्रोमेटिड हैं ये एक दूसरे की बहनें नहीं हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस हैं, दोनों ही क्रोमोसोम नंबर 1 हैं, और इनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, क्योंकि इस वाली क्रोमेटिड का ये सेंट्रोमेयर है, इस वाली क्रोमेटिड का ये सेंट्रोमेयर है, तो ये दोनों बहनें नहीं हैं, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है मेरे भाई? क्रॉसिंग ओवर, सर पे लगाओ चमेली का तेल और नाम में घुस जाओ। क्रॉसिंग ओवर मतलब यहां ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कांटा मार रही हैं। तो यहां पर मेरे दोस्त ये वाली जो आर्म है थोड़ी सी ऐसे बढ़ जाएगी, ये वाली आर्म थोड़ी ऐसे बढ़ जाएगी, जिससे कि एक दूसरे को क्रॉस कर सके, एक दूसरे को क्रॉस कर सके। सिमिलरली ये वाली आर्म जो है ये भी ऐसे बढ़ जाएगी, ये वाली आर्म ऐसे बढ़ जाएगी, जिससे ये एक दूसरे को क्रॉस कर सके, यानी ये जो आर्म्स हैं एक दूसरे के पास आ जाएंगी। अब ये दूर दूर पड़ी हैं, ये इस प्रकार से आकर एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी। इसमें हमें एक क्रॉस बनता हुआ दिखाई दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि यहां पर आर्म्स एक दूसरे को क्रॉस करके बैठ गई हैं। अब क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होता है समझ लीजिए, ये एक आर्म थी और ये एक आर्म थी, इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। अब आपको क्या करना है? इस क्रोमोसोम का एक छोटा सा टुकड़ा यहां भेज देना है और इस क्रोमोसोम का एक छोटा सा टुकड़ा यहां भेज देना है। यानी यहां का छोटा सा पार्ट यहां आ गया, यहां का छोटा सा पार्ट यहां चला गया। यानी अब ये जो क्रोमेटिड्स की आर्म्स थी ये अपने छोटे छोटे पार्ट्स को रिकंबाइन करेंगी, रिकंबाइन करेंगी, नाम में घुस जाओ, रिकंबाइन करेंगी, नई कॉम्बिनेशन बनाएंगी। पहले पूरा ब्लू था, ये पूरा हरा था, अब ब्लू पे छोटा सा हरा आ गया, हरे पे छोटा सा ब्लू आ गया। क्या नई कॉम्बिनेशन बनी है? क्या नई कॉम्बिनेशन बनी है? यस गुरुजी, इसे कह दिया रिकॉम्बिनेशन, नई कॉम्बिनेशन बनी है। फिर मेरे भाई मैंने आपको क्या कहा कि क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन हो गई। ये कब होती है क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन? आज आपको पता लगेगा। ये आपकी इंटरफेज में होती है, यानी अभी तक मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हुए नहीं है। इंटरफेज यानी डिवीजन की तैयारी चल रही है, उसी दौरान ये सारे के सारे काम हो गए, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन हो गए। अब मेरे भाई क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन के बाद मियोसिस 1 होगी, यानी एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। तो इनका कंटेंट हम क्या करेंगे? 2 डॉटर सेल में आधा आधा बांट देंगे। एक डॉटर सेल में ऐसा क्रोमोसोम गया जहां पे ब्लू पे हरा पार्ट है, और दूसरी डॉटर सेल में ऐसा क्रोमोसोम गया जहां हरे पे ब्लू पार्ट है। तो क्या 2 सेल्स बन गए? बन गए गुरुजी।
अब ये जो दो सेल्स हैं जो मियोसिस 1 से बने हैं, ये दोनों सेल्स मियोसिस 2 में एंटर कर जाएंगे। अगर ये मियोसिस 2 में एंटर कर गए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी जान, अगर ये मियोसिस 2 में एंटर कर गए तो 4 डॉटर सेल बन जाएंगी। ये जो डॉटर सेल थी इसका भी आधा आधा कंटेंट 2 और डॉटर सेल में चला जाएगा। ये जो डॉटर सेल थी इसका भी आधा आधा कंटेंट 2 और डॉटर सेल में चला जाएगा। तो हमें 4 डॉटर सेल में क्या क्या कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगी? एक में पूरा का पूरा ब्लू, एक में ब्लू पे हरा, एक में हरे पे ब्लू, एक में पूरा हरा। यानी एक पे पूरा ब्लू, ब्लू पे ग्रीन, ग्रीन पे ब्लू, पूरा ग्रीन, चारों के चारों डिफरेंट हैं। अगर आप मियोसिस करोगे तो 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, चारों की चारों डिफरेंट बनी। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन हुआ। यह बात सबको समझ में आई या नहीं? एक बार फटाफट बताओ मेरे भाई, क्या यह बात यहां तक की डिस्कशन सबको समझ में आई? क्या क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन का मैकेनिज्म सबको समझ में आया? इसकी इंपॉर्टेंस सबको समझ में आई कि अगर आपको 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स तैयार करनी है तो आपको क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन करना ही होगा मेरे भाई, उसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। यस, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। फिर मैंने आपको बताया कि जब आप माइटोसिस कर रहे थे तो माइटोसिस में सिंपल सा काम क्या हो रहा था गुरुजी? माइटोसिस में सबसे पहले हो रहा था इंटरफेस, यानी डिवीजन की तैयारी, जहां हमने G1 फेज देखा, S फेज देखा, G2 फेज देखा। देन क्या हुआ? माइटोसिस यानी M फेज स्टार्ट हो गया, जहां कैरियोकाइनेसिस हुई, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुई। कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जहां 4 सब फेजेस थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एंड देन न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाता है तो सेल के भी आप 2 टुकड़े कर डालते हो, साइटोकाइनेसिस कर डालते हो। करेक्ट? अब यहां पर क्या है, आपको पता है मियोसिस में पहले मियोसिस 1 होगा, बाद में मियोसिस 2 होगी। मैंने आपको एक और बात बताई थी कि मियोसिस 1 जो है ये रिडक्शनल है, यहां क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है। और मियोसिस 2 जो है इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस, ये माइटोसिस जैसी ही है। एग्जैक्टली माइटोसिस तो नहीं कह सकते भाई, क्योंकि अलग प्रोसेस है, लेकिन ये माइटोसिस से मिलती जुलती है। इसे इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। तो समझ लीजिए मेरे भाई, आपका कोई एक डिप्लॉयड सेल है, इसको मियोसिस करनी है, तो सबसे पहले क्या ये इंटरफेज में जाएगा? यस गुरुजी। यानी क्या सबसे पहले डिवीजन की तैयारी शुरू होगी? जी गुरुजी। यानी यहां पर सबसे पहले G1 फेज आ जाएगा, S फेज आ जाएगा, G2 फेज आ जाएगा। सेम टू सेम वही सारी चीजें जो माइटोसिस में हुई थी, सेम टू सेम वही सारी चीजें जो माइटोसिस में हुई थी वही यहां पर होंगी। G1 फेज में क्या क्या हुआ था बताओ मेरे भाई, 5 चीजें बताओ। चैट सेक्शन में जितना याद आ रहा है सारा का सारा लिखो। माइटोसिस के G1 फेज में क्या हुआ था गुरुजी? G1 फेज जो था इसमें सेल ग्रोथ हुई थी, मैक्सिमम सेल ग्रोथ हुई थी। सर G1 में मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट कर गई थी। सर G1 जो था इसमें काफी सारे प्रोटीन्स बने थे जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट थे, तो वो सारे प्रोटीन्स हमने यहीं पर बना लिए थे। यानी अमीनो एसिड और आरएनए भी बना था, काफी सारे प्रोटीन्स यानी एंजाइम्स भी बने थे। उसके बाद मैंने बताया यहां एटीपी भी बनी थी, क्योंकि अगला फेज बहुत खर्चीला है, तो G1 में एटीपी भी बनी थी। और 5वां डिसीजन भी तैयार हुआ था कि सिर्फ एटीपी बना लेने से काम नहीं चलता कि मेरे पास बहुत एनर्जी है, आपके पास एनर्जी खर्च करने का दम भी तो होना चाहिए। तो यहां डिसीजन भी बनता है कि भाई आपको एस फेज में जाना है या नहीं। ये 5 काम हो रहे थे। उसके बाद एस फेज में घुस जाता है सेल। एस फेज में क्या हो रहा था सर? एस फेज का नाम ही है सिंथेसिस फेज। यहां 3 चीजें हमने मेन पढ़ी थी। नाम है सिंथेसिस फेज, तो यहां डीएनए की सिंथेसिस होगी, डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब नया डीएनए बन चुका है, तो डीएनए को पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स भी चाहिए, वो भी यहां बनेंगे। और तीसरी चीज मैंने बताई थी कि एनिमल सेल में एक खास चीज पाई जाती है, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम, वो भी यहीं पर डुप्लीकेट करते हैं, वो भी अपना नंबर डबल कर लेते हैं। ये तीनों चीजें एस फेज में हुई थी। फिर मेरे भाई G2 फेज आ गया था। अब G2 फेज में क्या हुआ? मैंने आपको बताया कि अधिकतर आपकी सेल ग्रोथ G1 में हो गई, बची कुछ सेल ग्रोथ G2 में हो गई थोड़ी बहुत। अधिकतर सेल ऑर्गेनेल्स G1 में रेप्लिकेट कर गई, बची कुछ एक आधी सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट G2 में रेप्लिकेट कर गई। G1 जो था उसमें डीएनए रेप्लिकेशन से संबंधित प्रोटीन्स बने। एस फेज में जाने से पहले काफी सारे प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, वो बने। G2 में क्या बना था? ट्यूबुलिन प्रोटीन बना था, जो एम फेज में काम आने वाला था। तो यही सारी चीजें जो आपके माइटोसिस के इंटरफेज में हुई थी। इंटरफेज इज एब्सोल्युटली कॉमन, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एक शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपके मियोसिस में भी कॉमन होती हैं। यानी सेल डिवीजन की तैयारी जो है वो आपकी एकदम 100% कॉमन होगी, कोई भी इसमें फर्क नहीं है। अब आपने सेल डिवीजन की तैयारी कर ली, तो एक जो सेल है भैया डिप्लॉयड, ये घुस जाएगा किसमें? मियोसिस 1 में।
अब मियोसिस वन में भी पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद सेल डिवीजन होगा, यानी सेल के दो टुकड़े हो जाएंगे। तो न्यूक्लियर डिवीजन में भी वही 4 फेजेस हैं जो आपके माइटोसिस में थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहां पर नई चीज क्या है कि ये जो प्रोफेज 1 है, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड इट इज मोर लॉन्गर। ये जो फेज है इतना बड़ा है कि इसको हम फर्दर 5 सब फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, और 5 सब फेजेस को हमने याद कैसे किया था? ला जरा पेन दे दे, या ला जरा पानी दे दे, ला जरा पेन दे दे। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस सबसे एंड में आ रहा है, शुरू के चारों के नाम के एंड में टीन 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 है, टीन 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 टीन। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, एंड में डायाकाइनेसिस। सबसे अलग जो नाम है इसको कोने में फेंक डालो मेरे भाई, ये टिन 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 लाइन में लिख दो, है ना। तो आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए, यानी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट। उसके बाद सेल के चीथड़े उड़ा दिए, सेल को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, यानी मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई, जिसे रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। तो अगर आपके पास एक डिप्लॉयड सेल था स्टार्टिंग में, तो यहां 2 हैप्लॉयड सेल बनकर के तैयार हो गए हैं। अब ये दोनों के दोनों हैप्लॉयड सेल जो हैं, अब माइटोसिस में हमने आपको क्या बताया था कि भैया घर पे आप बैठे रहते हैं कच्चा बनियान में, एकदम सही बात है। आपको एक शादी ब्याह का न्योता आ गया, आप वहां पर चले गए कोट पैंट पहन के, घर पे आए दोबारा से कच्चा बनियान में, अपनी वेशभूषा में दोबारा से आ गए। अब यहां पर क्या है, यहां पे देयर इज अ ट्विस्ट। सबसे पहले आप घर में कच्चा बनियान में पड़े हुए थे, उसके बाद आपको एक शादी ब्याह का न्योता आ गया, आप शादी ब्याह में चले गए, बीच में आपके पास 10-15 मिनट का गैप है, उसके बाद आपको एक और बर्थडे पार्टी निपटा के आनी है, तो आपने सोचा सेम कपड़ों में ही निपटा देते हैं। तो ये जो बीच का इंटर काइनेसिस है, इंटर यानी इन बिटवीन यानी बीच में, काइनेसिस यानी डिविजन्स, यानी 2 डिविजन्स के बीच में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में ये छोटा सा इंटरवल है। मुझे बताओ मेरे भाई, ये जो इंटरवल है, क्या यहां पर आप सारे कपड़े जो है दोबारा से चेंज करोगे, दोबारा कच्चा बनियान पहनोगे, दोबारा से फिर उसके बाद कोट पैंट पहनोगे? क्या ये करना चाहोगे आप? नहीं मेरे भाई। आइडियली आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूं। भाई घर पे हम ढीले ढाले कपड़ों में बैठे हुए थे, कंफर्टेबल शॉर्ट्स में बैठे हुए थे, हमें पता लगा हमें एक शादी अटेंड करके आनी है, यानी मियोसिस 1 अटेंड करके आनी है। हमने क्या किया, हमने सूट बूट पहन लिया भैया, 3 पीस सूट पहन लिया, शर्ट पहनी, उसके ऊपर आधे बाजू का कोट पहना, उसके बाद पूरा ब्लेजर पहना, नीचे पैंट पहनी, जूते पहने, सॉक्स पहने, टाई लगाई, मस्त हो गए। अब शादी ब्याह हमारा जो है संपन्न हो चुका है। इसके बाद हमने जब इंटरवल में कदम रखा, तो क्या यहां पर सारे के सारे कपड़े उतार दोगे और दोबारा पहनोगे? नहीं मेरे भाई। यहां पर हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि भाई मैं घर आके बैठा हूं, जस्ट 10 मिनट बाद मुझे किसी और बर्थडे पार्टी में जाना है, तो इतनी बेवकूफी कोई नहीं करेगा कि दोबारा से एकदम स्क्रैच से 0 लेवल से तैयार हो। हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टाई को थोड़ा ढीला कर लेंगे, सॉक्स और शूज निकाल देंगे, हल्का फुल्का यही होता है। उसके बाद जब आप 10 मिनट गैप ले चुके होंगे, टीवी वगैरह देखा आपने 10 मिनट, मोबाइल वगैरह चलाया, उसके बाद आपको पता है भाई दोबारा से बर्थडे पार्टी में जाना है, आपने सॉक्स पहनी, शूज डाले, टाई टाइट की और निकल गए। दिस इज द रियल गेम। यानी यहां पर जब आप देखेंगे मेरे भाई, ये जो टीलोफेज था, हमने क्या कहा था माइटोसिस में, हमने क्या कहा था, ये जो टीलोफेज है, यहां पर आपका जो डीएनए है दोबारा से खुल गया था, कोई क्रोमोसोम आपको नजर नहीं आ रहा था। हमने ये बात कही थी कि भैया जब आपका डीएनए है वो दोबारा से खुल गया था यहां पर, क्योंकि टीलोफेज के बाद तो साइटोकाइनेसिस करनी थी, सेल डिवाइड हो रहा था। तो टीलोफेज के बाद आपको क्रोमोसोम की जरूरत नहीं थी, तो क्रोमोसोम खुले खुले हो जाते हैं, दोबारा से डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी डीएनए की जो आपने पैकेजिंग करके क्रोमोसोम बनाया था, अब वो पैकेजिंग आपने उधेड़ दी है, दोबारा से क्रोमोसोम से डीएनए बन चुका है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता टीलोफेज 1 में। क्यों मेरे भाई? क्योंकि यहां अगर मैं क्रोमोसोम को खोल करके डीएनए बनाऊंगा, इस प्रोफेज में मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं यहां हल्का फुल्का ही क्या करता हूं, क्रोमोसोम को खोलता हूं, यानी ज्यादा से ज्यादा अपनी टाई ढीली कर ली, थोड़ा बहुत यानी आपका डीएनए खुला, बाकी पैकेजिंग एज इट इज रही, जिससे इस प्रोफेज 2 में बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, थोड़ा सा टाइम ही लगे। हल्का फुल्का आपने जो डीकंडेंसेशन किया है, उस डीएनए को दोबारा से कंडेंस कर दिया आपने, एंड यू आर नाउ रेडी फॉर रेस्ट ऑफ द फेजेस। इतनी बात समझ में आई? तो माइटोसिस जो था उसमें एक ही फंक्शन था, आपने शादी ब्याह अटेंड किया और घर आकर एकदम खुले हो गए, फ्री हो गए। लेकिन मेरे भाई यहां पर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है, शादी ब्याह अटेंड करके आना है, घर आना है, उसके बाद घर आने के बाद भी कपड़े चेंज नहीं करने हैं, थोड़ा बहुत ही रिलैक्स करना है, क्योंकि आगे एक और इवेंट आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन जब आप शादी ब्याह के बाद
बर्थडे पार्टी से भी वापस आ जाएंगे, इसके बाद तो कुछ नहीं है। यहां पर आकर के आप भैया क्रोमोसोम को खोल डालेंगे, ये जो टीलोफेज 2 है यहां क्रोमोसोम पूरा खुल जाएगा, डीएनए जो है एकदम खुला खुला आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये जो मियोसिस 2 है इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। माइटोसिस में भी जो टीलोफेज था उसमें डीएनए खुल गया था, यहां भी टीलोफेज में डीएनए खुल गया है। तो यहां पर कुछ कॉमन चीजें आपको देखने को मिलती हैं, राइट। तो एक कहानी से हमने समझा कि माइटोसिस में सिर्फ एक फंक्शन आपको अटेंड करना था, कोई मैरिज अटेंड करनी थी। यहां पर मियोसिस में आपको दो फंक्शंस अटेंड करने हैं, मैरिज पार्टी के साथ साथ एक बच्चे की बर्थडे पार्टी भी है, दोनों में जाना पड़ेगा। तो बीच में इंटरकाइनेसिस आपका आ रहा होगा। अब मेरे भाई मुझ पर एक छोटा सा उपकार करिए, और यहां पर एक जो स्लाइड है इसको मैं खाली छोड़ रहा हूं, एक चौड़ा सा पेज ले लीजिए और उस पर ड्रॉ करना स्टार्ट करिएगा। दो पेज एकदम खाली छोड़ दीजिए, है ना, ऐसे दो पेज एकदम खाली छोड़ दीजिए। लैंडस्केप में, लंबाई में मत लिखिएगा, ऐसे लैंडस्केप में लिखिए। दो पेज एकदम खाली छोड़ दीजिए। जो थ्योरी में आपको लिखवाऊं वो अलग से तीसरे पेज से स्टार्ट करिएगा। इन दो पेजेस पे सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स बनेंगे, ठीक है। तो दो पेज सबसे पहले खाली छोड़ दीजिए और लैंडस्केप में रख लीजिए, कॉपी को ऐसा टेढ़ा करके रख लीजिए जैसे हमारी स्लाइड है। इसके बाद मैं आपको आगे की बातें बताना शुरू करूंगा। यहां तक अगर सबको क्लैरिटी है, कल जितना पढ़ाया था उतनी अगर आप सबको क्लैरिटी है, तो एक बार मेरे भाई चैट सेक्शन में तुनिक तुनिक तो होनी चाहिए। फटाफट मुझे बता दो कि क्या यहां तक की सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी हैं। इफ यस, एक बार फटाफट अपना रिस्पॉन्स जाहिर करिए। यस, और कॉपी के जो दो पेज हैं वो खाली छोड़ दीजिए, उन पे डायग्राम बनाएंगे हम लोग। थ्योरी हम आगे लिखते रहेंगे, डायग्राम और थ्योरी को मिक्स नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि डायग्राम इतने अच्छे होंगे अपने आप में कि डायग्राम से ही आपको सब समझ में आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। यस मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब मेरे दोस्त यहां पर हम लोग क्या बना लेते हैं, यहां पर हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले प्रोफेज। अगर हम यहां पर मिस्टर प्रोफेज बना रहे हैं तो प्रोफेज में सबसे पहले क्या आएगा गुरुजी, सबसे पहले आएगा लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के बाद क्या आएगा गुरुजी, लेप्टोटीन के बाद आएगा आपका जाइगोटीन, है ना। लेप्टोटीन के बाद क्या आएगा मेरे भाई, आपका जाइगोटीन आएगा, ठीक है। जाइगोटीन के बाद क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, आपका पकाइटिन। पकाइटिन के बाद क्या आ जाएगा आपका डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के बाद क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, आपका डायाकाइनेसिस। और डायाकाइनेसिस जब आ चुका है तो आपका हो गया है प्रोफेज खत्म। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका मेटाफेज। मेटाफेज के बाद क्या आ जाएगा आपका एनाफेज। और एनाफेज के बाद क्या आ जाएगा आपका टिल्लू फेज। बाबा टिल्लू फेज आ जाएगा। यस करेक्ट है गुरुजी, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एक बात सिखाई थी जो कि आप सभी लोगों को पहले से पता होगी, नहीं पता है तो अभी पता लग जाएगी। कौन सा ऐसा फेज है मेरे भाई जिसके एंड में न्यूक्लियर एनवलप गायब हो जाता है? कौन सा ऐसा फेज है कैरियोकाइनेसिस का, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में से कौन सा ऐसा फेज है जिसके एंड में न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स सारी चीजें गायब हो जाती हैं? गुरुजी आपने बताया था प्रोफेज के एंड में ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं, करेक्ट। तो यहां पर मेरे भाई प्रोफेज के एंड में ये सारी चीजें गायब होंगी, तो आप क्या करिए यहां पर एक डायग्राम बना लीजिए जहां पर न्यूक्लियर एनवेलप आपको दिखाई दे रहा है। यह है लेप्टोटीन यानी प्रोफेज शुरू हुआ है, यह है जाइगोटीन, यह है पकाइटिन, यह है डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन के बाद आया डायाकाइनेसिस, यानी ये प्रोफेज का आखिरी फेज है, ये प्रोफेज का आखिरी फेज है। तो क्या यहां पर आपको न्यूक्लियर एनवेलप गायब होती हुई दिखाई दे जाएगी? यस गुरुजी, ये बात हमको चमक गई है, चमचम चमक गई है, इसमें हमें कोई टेंशन नहीं है। क्या ये बात सबको पल्ले पड़नी चाहिए वैसे तो? करेक्ट है एकदम। यस गुरुजी, ये तो आपने माइटोसिस से रिलेट करके ही बताया है, इसमें तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये बात तो हमें कोई नींद में भी पूछेगा तो भी हम अच्छे तरीके से इसका आंसर कर पाएंगे। तो मेरे भाई ये आपकी बात हो गई कि प्रोफेज के एंड में आपका न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाता है, सब जानते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई, जो आपके सेंट्रियोल्स हैं ये अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट करते हैं कब? सर प्रोफेज में। और पहुंच जाते हैं कब? सर मेटाफेज में। अर्थात यहां पर आपके जो सेंट्रियोल्स हैं, यहां पर आपके जो सेंट्रियोल्स हैं, क्या ये अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट कर देंगे प्रोफेज में?
यस गुरुजी। अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देंगे प्रोफेज में, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, एंड मेरे भाई एकदम पोल्स पे पहुंचेंगे कब? एकदम पोल्स पे पहुंचेंगे कब? मेटाफेज में। तो ये अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट कर चुके हैं प्रोफेज में, और धीरे धीरे ये चलते रहते हैं, एकदम पोल पर आकर पहुंच जाएंगे कब? एकदम अपोजिट पोल पर आकर पहुंच जाएंगे कब? मेरे भाई मेटाफेज में। तो यहां पर आप कह सकते हो कि मेटाफेज में एकदम अपोजिट पोल पर ये पहुंचे और ये आपका एस्टर डेवलप हो गया, स्टार लाइक एस्टर डेवलप हो गया, जो माइटोसिस में भी देखा था। क्या ये सेम चीजें वही हैं जो कि मैंने आपको माइटोसिस में बताई थी? क्या मेरे भाई यहां पर एक भी चीज मैंने आपको अलग बताई है? नहीं, है ना? अच्छा, ये बनाना है? नहीं मेरे भाई, बैठ जाना है एकदम। कॉपी के 2 पन्ने फाड़ लिए हैं, है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि खाली नहीं छोड़े हैं, फाड़ ही दिए हैं। अब उसमें क्या करो, अब उसमें नमकीन डाल के खाना मेरे दोस्त, है ना? और बाहर से 2-3 दोस्त और बुला लेना, उस पर आराम से चटनी वटनी रखो और उसमें समोसा खाओ बैठ करके। मेरे भाई किताब के चीथड़े नहीं उड़ाने होते। कॉपी जो थी, अगर ये आपकी कॉपी है तो इस कॉपी में अगर ये 2 पन्ने हैं तो इस स्लाइड पर गुरुजी जो बनवा रहे हैं वो ऐसे बनाना था, और अगली स्लाइड पर मैं जो बनवाऊंगा वो नीचे की साइड ऐसे बनाना है। ये बात शुद्ध हिंदी में कही गई थी, है ना? आपने हो सकता है बीच का फर्रा ही फाड़ दिया हो, ऐसा नहीं करना होता दोस्त, है ना? और ये जो कंपलसरी सवाल है कि सर लिखें, सर बनाएं, ऑब्वियसली भाई जब मैं बना रहा हूं तो तुम्हें तो बनाना ही पड़ेगा ना साथ साथ। कोई और ऑल्टरनेटिव तेरे पास कोई और रास्ता है? बनाना ही है ना, उसमें इतना सोचने का क्या है मेरे दोस्त? दिमाग की सारी शक्तियों को इस्तेमाल करके एकदम मास्टर के मुंह पे ही फेंक देते हो चैट सेक्शन में कि हाँ आज तो इनको ऐसा सवाल पूछेंगे कि मास्टर भाग ही जाए क्लास में से। जाहिर सी बात है बनाना है, इसमें इतना पूछने का क्या है? और नहीं बनाना तो मेरे कहने से थोड़ी बना लोगे। अगर आपने ठान रखी, अगर आपके मन में जज्बा है, जुनून है, इफ यू आर मोटिवेटेड, अगर तुमने मोटिवेशन देख ली है, मोटिवेशन वीडियो, तो तुम मेरे कहने से भी नहीं बनाओगे, है ना? इत्मीनान से बनाओ जो साथ साथ बनवा रहा हूं, तभी तो याद रहेंगी ना चीजें। विजुअल मैं बने हुए तभी तो कैप्चर होगा मेरे भाई, करेक्ट? तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पर इन सारे के सारे सब फेजेस के नाम भी लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आ गया आपका? मिस्टर लेप्टोटीन, ठीक है? जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। ये पांचों फेज किसके हैं फटाफट बताइए? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, ये 5 सब फेजेस किसके हैं गुरुजी? प्रोफेज 1 के हैं। प्रोफेज 1 के बाद क्या आएगा गुरुजी? प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज, तो प्रोफेज 1 के बाद क्या आएगा गुरुजी? मेटाफेज 1 आएगा। मेटाफेज के बाद क्या आता है? एनाफेज 1 आता है, तो मेटाफेज 1 के बाद क्या आएगा? एनाफेज 1 आएगा। एनाफेज 1 के बाद क्या आता है? एंड में मिस्टर टिल्लू फेज आता है, तो टीलोफेज 1 आ जाएगा। सबके एंड में 1 1 1 1 क्यों लिखा है? क्योंकि हम मियोसिस 1 के बारे में पढ़ रहे हैं। इन सब के नाम के आगे 2 2 2 2 तब आ जाएगा जब हम मियोसिस 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर क्या? आपके मियोसिस 1 को। ये आपकी 8 कंडीशंस हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। अब मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई आपको? मैंने सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज ये बताई कि आपके ये जो सेंट्रियोल्स है दे स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल इन प्रोफेज। तो आपने क्या किया? सेंट्रियोल्स स्टार्ट, शुरू हो जाते हैं अपोजिट पोल पे जाना। पहुंचते कब है? मेटाफेज में। सेंट्रियोल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। अपोजिट पोल्स पर जाना ये स्टार्ट कर चुके हैं मेरे भाई, पहुंचे नहीं हैं। पहुंचते कब हैं? मेटाफेज में पहुंचते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? रीच्ड अपोजिट पोल्स मेटाफेज में कह सकते हैं। रीच्ड अपोजिट पोल्स आप ये कब कह सकते हैं? मेटाफेज में कह सकते हैं। तो पहली बात जो मैंने आपको माइटोसिस में भी समझाई थी वो दोबारा से मियोसिस में बता दी, यानी कि सेंट्रियोल्स जो हैं ये अपोजिट पोल पर मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं प्रोफेज में। थोड़ा थोड़ा दूर खिसकते जा रहे हैं, पोल्स की तरफ जाते जा रहे हैं, पोल्स की तरफ जाते जा रहे हैं। मेटाफेज में जब आपका सेल पहुंचा है तो ये एकदम अपोजिट पोल पर सेंट्रियोल्स पहुंच चुके हैं। दे हैव रीच्ड अपोजिट पोल्स। ये सेम बात माइटोसिस में भी पढ़ी थी, सेम बात मियोसिस में भी पढ़ डाली।
इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है हरे कलर का, ये न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआर, जीसी, ये सारी चीजें गायब हो जाती है कहां? प्रोफेज के एंड में। तो यहां प्रोफेज का जो आखिरी पार्ट है वो कौन सा है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, ये पूरा का पूरा प्रोफेज ही है। तो प्रोफेज का सबसे आखिरी हिस्सा हुआ डायाकाइनेसिस। तो यहां पर आप क्या कहेंगे? इस डायाकाइनेसिस में आप क्या कहेंगे? इस डायाकाइनेसिस में आप कहेंगे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, ईआर एंड जीसी डिसअपियर। ये सेम बात भी आपकी कर चुके हैं हम लोग कहां? माइटोसिस में, कि प्रोफेज के एंड में आपका क्या होता है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, ईआरजीसी गायब हो जाते हैं। तो प्रोफेज में मैंने आपको मोटी मोटी 3 चीजें बताई थी। बताओ मेरे भाई वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? पहला आपने बताया था गुरुजी कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट हो जाते हैं प्रोफेज में, और ये सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं मेटाफेज में। एकदम सही बात है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियोलस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये चारों चीजें आपकी प्रोफेज के एंड में गायब हो जाती हैं। वो यहां पर गायब हो गई। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी, डीएनए जो है वो पैक होना स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज में। यानी डीएनए जो है ठीक ठाक पैकेजिंग करके बैठ जाता है प्रोफेज में, लेकिन क्रोमोसोम की पैकेजिंग एकदम कंप्लीट कब हो जाती है? क्रोमोसोम आपको सबसे बेस्ट कब दिखाई देता है? मेटाफेज में। तो क्या आप कह सकते हैं जो पूरा का पूरा फेज है प्रोफेज, क्या इसमें डीएनए की पैकेजिंग चल रही होगी? क्या डीएनए आपका क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा होगा? यस गुरुजी, बिल्कुल हो रहा होगा। तो यहां पर आप क्या बना लीजिए? यहां पे आप बना लीजिए प्यारे प्यारे से क्या? 2 क्रोमोसोम्स। यहां पर आपने बना दिया है एक येलो कलर का क्रोमोसोम और एक ऑरेंज कलर का। ये आपके क्रोमोसोम हमने बना दिए। लेट से एक क्रोमोसोम है आपकी मम्मी से आया हुआ क्रोमोसोम नंबर 1, और दूसरा क्रोमोसोम है आपके पिताजी से आया हुआ, पापा से आया हुआ क्रोमोसोम नंबर 1। ये हमने दोनों यहां पर बना लिए। ये जो दोनों के दोनों हैं, इनके प्रॉपर्टीज में अब आपको नाम से ही समझाऊंगा, आराम से देखना। पहला जो फेज है प्रोफेज का, इसका नाम है लेप्टोटीन। क्या लेप्टोटीन में कुछ समझ में आ रहा है नाम देख करके? गुरुजी यहां पहला जो शब्द है ना, ये है लिप्टोटीन। डीएनए क्रोमोसोम में कब कन्वर्ट होता है? जब डीएनए लिपटना शुरू हो जाता है। समझ लो मेरे भाई, मेरे पास यहां पर एक गमछा है, यह समझ लीजिए आपका खुला खुला जो गमछा है धागे जैसा, यह है आपका डीएनए। इस डीएनए से क्रोमोसोम कब बनेगा? पैकेजिंग कब होगी? जब यह धागा लिपटना शुरू होगा। तो मेरे भाई लिप्टोटीन में क्या होता है? लिपटना शुरू होता है यह धागा, यानी डीएनए की कंडेंसेशन स्टार्ट होती है लिप्टोटीन में। नाम से ही लिपटने का साउंड आ रहा है, हमें यहां पर नाम से ही बात पता लग जाती है कि लिप्टोटीन में क्या होगा। लिप्टोटीन में पहले यहां पर हिंदी में लिप्टो लिखो। लिप्टोटीन में क्या होगा? लिप्टोटीन में आपका डीएनए जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहली बात आपने क्या लिखी कि डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट्स। डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट होगी प्रोफेज में, और डीएनए कंडेंसेशन पूरी कहां हो जाएगी? आपकी मेटाफेज में आकर के, ये भी हमें पता है। और लेप्टोटीन में एक और शब्द आ रहा है, दैट इज एल। एल और कहीं नहीं आ रहा, चाहे लेप्टोटीन देख लो, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, और कहीं एल का साउंड आ ही नहीं रहा है। एल फॉर लेप्टोटीन, एल फॉर लाइट माइक्रोस्कोप। हर जगह जहां हमने देखा है सेल में, अभी तक 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट होने को आए हैं मेरे भाई। आज हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे होंगे। हर जगह जहां भी आपने नाम सुना है माइक्रोस्कोप का, कौन से माइक्रोस्कोप का नाम सुना है? सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। न्यूक्लियर पोर पढ़ा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। राइबोसोम की डिस्कवरी पढ़ी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हर जगह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जिक्र हुआ है, सिर्फ यही लेप्टोटीन में लाइट माइक्रोस्कोप का जिक्र हुआ है कि लेप्टोटीन फेज में डीएनए इतना लिपट चुका होता है कि हमें ठीक ठाक क्रोमोसोम्स दिखाई देने लग जाए। कौन से माइक्रोस्कोप में? सर लाइट माइक्रोस्कोप में। यानी आप क्या कह सकते हैं कि डीएनए ठीक ठाक लिपट चुका है, ठीक ठाक सा क्रोमोसोम बन चुका है। तो आप कह सकते हैं क्रोमोसोम विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप। इन लाइट माइक्रोस्कोप, एल फॉर लाइट माइक्रोस्कोप में, एल फॉर लेप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम दिखाई दे जाता है। क्या यहां पर हमने मेन बातें लेप्टोटीन की क्रैक कर ली हैं?
बहुत आसानी से क्रैक कर लिया मेरे भाई, हमने कोई दिमाग ही नहीं लगाया, हमने सिर्फ लेप्टोटीन का नाम ही पकड़ लिया। लेप्टोटीन यानी लिप्टोटीन, डीएनए लिपटना शुरू हो गया, क्रोमोसोम बनना शुरू हो गया, और इस हद तक क्रोमोसोम बन चुका है कि एल फॉर लाइट माइक्रोस्कोप में दिख जाए, एल फॉर लेप्टोटीन स्टेज में बात खत्म। चार बातें हमने यहां पर पढ़ी और चारों बातें हमारी क्रैक है। क्या क्या पढ़ा हमने लेप्टोटीन के बारे में? गुरुजी लेप्टोटीन जो है ये प्रोफेज का सबसे पहला स्टेप है, तो यहां सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पर जाने शुरू हो जाएंगे, डीएनए की पैकेजिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी लिप्टोटीन में डीएनए लिपटना शुरू हो जाएगा, लाइट माइक्रोस्कोप में जो भी क्रोमोसोम अभी तक बने हैं ये दिखाई देने लग जाएंगे, एंड मेरे भाई आपका डीएनए कंडेंसेशन यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। जैसा मैंने कहा डीएनए लिपटना शुरू हो गया है, तो ये काम आपका मेटाफेज में जाकर के खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात यह है मेरे भाई, और ये सारी बातें 10 बार रिपीट होंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहो और मेरे साथ साथ इंपॉर्टेंट बातें सुनते रहो। तो लेप्टोटीन की यहां तक की बात हमने नाम से डिकोड कर ली। अब मेरे भाई इसके बाद आता है क्या? जाइगोटीन। जाइगोटीन में एक अल्फाबेट आ रहा है, दैट इज जेड। जेड की मिरर इमेज बनाओ, आपको दिखेगा एस। जेड की मिरर इमेज बनाओ मेरे भाई, जेड ऐसा होता है, इसके बीच में आईना रख दो, ऐसी आपकी इमेज बनेगी। तो जेड और एस आपको सिमिलर दिखाई देंगे मिरर इमेज से। यहां पे आपका सिनेप्सिस होगा। एस फॉर सिनेप्सिस कहां होता है? जाइगोटिन में, और कहीं नहीं। एस फॉर सिनेप्सिस यहां पर होगा। इसे आप सिनेप्सिस कह लीजिए या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कह लीजिए। तो मेरे भाई यहां पर क्या हुआ, आपका ये जो क्रोमोसोम था ये ठीक ठाक पैक हो चुका है, ठीक ठाक पैक हो चुका है, ठीक है, ऑलराइट, ये ठीक ठाक पैक हो चुका है। अब दूसरा जो हमारा क्रोमोसोम था वो भी ठीक ठाक पैक हो चुका है, यहां पे येलो कलर वाला। इन दोनों के बीच में लग जाएगी गोंद, और ये गोंद किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है। अब ये दो क्रोमोसोम जो हैं, दो अलग अलग क्रोमोसोम नहीं रहे हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे इन्होंने एक पेयर बना लिया है। ये मम्मी का क्रोमोसोम नंबर 1, ये पापा का क्रोमोसोम नंबर 1, इन्होंने पेयर बना लिया है। ये दोनों बीच में चिपक गए हैं, इनके बीच में एक प्रोटीन की गोंद है। यानी अब ये दो क्रोमोसोम जो हैं, दो जिस्म एक जान हो चुके हैं, इन्होंने सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना लिया है। तो ये क्या है मेरे भाई? बीच में जो आपको गोंद सी दिखाई दे रही है ये क्या है? दिस इज बेसिकली प्रोटीनेशियस। दिस इज प्रोटीनेशियस यानी प्रोटीन की बनी हुई सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यानी सिनेप्सिस यहां पर बन चुकी है। दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे ये पेयर बना चुके हैं, तो अब ये एक ही दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये जब एक ही दिखाई देने लग जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? जब एक ही दिखाई देने लग जाएंगे तो हम कहेंगे यहां पर क्या बन चुका है? यहां पर आपका बाइवेलेंट या टेट्राड बन चुका है, तो हम कहेंगे बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्म्ड। बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्म्ड, यहां बाइवेलेंट या टेट्राड बन चुका है। अब बाइवेलेंट में एक शब्द आ रहा है, सिर पे तेल लगा के शब्द में घुस जाओ। बाइवेलेंट माने दो, यहां पर दो क्या चीजें जुड़ रही हैं? दो क्रोमोसोम। तो दो क्रोमोसोम जब साथ में जुड़ जाएं तो इसे बाइवेलेंट कहा जाता है। तो बाइवेलेंट का मतलब यहां पे कौन जुड़ रहे हैं? दो क्रोमोसोम्स जुड़ रहे हैं, 2 chromosomes attached, 2 chromosomes attached। और टेट्राड में एक शब्द आ रहा है टेट्रा। टेट्रा का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है चार। मोनो, बाय, ट्राई, टेट्रा। टेट्रा माने चार यानी 4। तो चार चीजें यहां पर क्या देखने को मिल रही हैं गुरुजी? चार चीजें हमें जो देखने को मिल रही हैं वो कौन कौन सी हैं? चार चीजें हैं मेरे भाई। यहां क्रोमेटिड, यहां पर इस एक क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड, इस क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड। जब ये दोनों क्रोमोसोम जुड़ गए तो हम कह सकते हैं दो क्रोमोसोम जुड़े हैं तो इसे बाइवेलेंट कह दिया। और हम कह सकते हैं टोटल क्रोमेटिड इनमें कितनी है? 4 हो गई, तो इन्हें टेट्राड कह दिया। टेट्रा माने 4। तो आप क्या कह सकते हैं? यहां पर 4 क्रोमेटिड आपको देखने को मिली। यस, तो टेट्राड का मतलब क्या हुआ? 4 क्रोमेटिड्स आपको देखने को मिले, 4 क्रोमेटिड्स आपको देखने को मिले। यह है आपका क्या? बाइवेलेंट और टेट्राड जो यहां पर बना है, आपका सिनेप्सिस के दौरान बना है। अगला जो फेज है यह है पकाइटिन। इसमें कुछ नई बात दिखाई दे रही है। सर पकाइटिन इकलौता ऐसा फेज है
पूरे की पूरी मियोसिस का इकलौता ऐसा फेज है जिसके नाम में सी आ रहा है और कहीं सी नहीं आएगा। लेप्टोटीन कोई सी नहीं आ रहा, जाइगोटीन कोई सी नहीं आ रहा, डिप्लोटीन कोई सी नहीं आ रहा, डायाकाइनेसिस कोई सी नहीं आ रहा, पकाइटिन ही इकलौता ऐसा फेज है जिसके नाम में ही सी का साउंड आता है। इसका मतलब यहां क्या होगी, यहां होगी क्रॉसिंग ओवर, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज मैं रिवाइज भी करा चुका हूं। यहां पर आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है, या आप क्या कह सकते हैं, यहां क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन होती है। कॉम्बिनेशन में भी सी का साउंड आ रहा है, यानी यहां क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगी किसमें, पकाइटिन स्टेज में। यानी ये जो दो क्रोमोसोम थे अब इनमें क्या हो जाएगी मेरे भाई, गुथम गुथाई हो जाएगी। ये आपका एक क्रोमोसोम है, इसकी एक क्रोमेटिड तो हमने सीधी सीधी बना दी, और दूसरी क्रोमेटिड जो है इसको ऐसे थोड़ा क्रॉस करके बना दिया। दूसरा जो हमारा क्रोमोसोम है उसमें भी हमने सेम हरकत करी, आपका ऐसे क्रॉस करके बना दिया है, क्रॉस करके बना दिया है, और दूसरी क्रोमेटिड सीधी सीधी बना दी है। जब यहां पर क्रॉसिंग ओवर होती भी है उस टाइम पर भी ये जो बीच का फेविकॉल है ये टूटता नहीं है, ये यहां पर जुड़ा ही रह जाता है। और जहां पर जिस पॉइंट पर आपके ये क्रोमोसोम की आर्म्स एक दूसरे को काट रही हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे पॉइंट्स कहते हैं जहां रिकॉम्बिनेशन होती है, इन्हें हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहते हैं। ये जहां पर आकर के ये आर्म्स एक दूसरे को काट रही है ना, इस पॉइंट पे जहां ये आर्म्स एक दूसरे से मिल रही हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहते हैं मेरे भाई। तो यहां पर आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख सकते हो। पहली बात तो आपका टेट्राड या बाइवेलेंट बना कहां भैया, ये दो क्रोमोसोम्स थे। दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 जो मम्मी से आया, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 जो पापा से आया। दोनों ही क्रोमोसोम नंबर 1 है तो क्या आपस में पेयर बना सकते हैं, बिल्कुल। ये जो दोनों क्रोमोसोम है इनके बीच में फेविकॉल लग गई, तो ये दोनों पास पास आए, इनमें फेविकॉल लग गई, तो हमने कहा कि टेट्राड या बाइवेलेंट बन चुका है। लेकिन टेट्राड और बाइवेलेंट और अच्छे से कब दिखाई देगा, जब ये भैया आपस में ऐसे गूंथे भी जाएं। तो अल्टीमेटली यहां अगर आप देखोगे, यहां क्रोमोसोम पास पास है, जुड़ गए हैं, लेकिन यहां भैया एक दूसरे के पास आकर के क्रॉसिंग ओवर भी करने लगे हैं, एक दूसरे पे इनकी आर्म्स चढ़ भी गई हैं, तो ये ज्यादा क्लियर दिखाई देता है। तो एक बात जो हमें देखने को मिलती है यहां पर पकाइटिन में वो ये है कि आपका टेट्राड बिकम्स मोर विजिबल। बन गया था पहले टेट्राड, लेकिन टेट्राड इज मोर विजिबल। तो टेट्राड या बाइवेलेंट बन जाता है कहां, जाइगोटिन में, लेकिन प्रॉपर विजिबल और अच्छे से विजिबल कब हो जाता है, आपका पकाइटिन में हो जाता है। ये बात हमने सीखी। ये आपके क्या बने हैं मेरे भाई, ये जो छोटे छोटे से गोले बने हैं यहां पर, इनको हम लोग क्या कह देते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कह देते हैं। इनको हम लोगों ने कह दिया रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, यानी ऐसी जगह जहां पर रिकॉम्बिनेशन हो रही है, इसे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कह दिया। अब क्या हुआ मेरे भाई, आराम से सुनना मेरी बात को यार, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब सब रिवाइज करा दूंगा, अभी सिर्फ मैं ड्रॉ करवा रहा हूं, आराम से थोड़ी बहुत बातें ड्रॉ करते चलो और लिखते चलो, और कुछ नहीं करना है। अब क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके बीच की जो फेविकॉल है ना, व्हाइट कलर की फेविकॉल अब गायब हो जाती है। अब ये जो क्रोमोसोम है इनके बीच की फेविकॉल गायब हो चुकी है, अब यहां पर सिर्फ ये जो आर्म्स हैं ये आपस में क्रॉस बनाए हुए हैं, एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बचा हुआ है, एक एक्स जैसा स्ट्रक्चर बता हुआ है। यहां पर क्या हुआ, आपका ये जो फेविकॉल था, ये जो सिनेप्सिस था, ये एसोसिएशन नहीं रही है बीच में, फेविकॉल नहीं बनाया है मैंने बीच में, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, यहां पर आपका एक्स शेप स्ट्रक्चर बचा है, जिसको मैं क्या कहता हूं, कियाज्माटा कहता हूं। तो आप क्या कहते हैं, एक्स शेप कियाज्माटा इज फॉर्म्ड, एक्स शेप्ड कियाज्माटा इज फॉर्म्ड, है ना। यानी एक्स शेप्ड कियाज्माटा आपको दिखाई देता है। ये जो बीच में सिनेप्सिस था ये आपको दिखना बंद हो गया है। ये जो था आपका सिनेप्सिस, इट इज ब्रोकन, सिनेप्सिस इज ब्रोकन। बीच का जो फेविकॉल था ये आपका टूट गया। भाई 5 डांस स्टेप में पूरा का पूरा कंटेंट याद हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आराम से सिर्फ लिख लो मेरे साथ साथ। ये हुआ डिप्लोटिन में। अब क्या हुआ मेरे भाई, अब डिप्लोटिन के बाद क्या हुआ, अब आपके ये जो क्रोमोसोम्स थे क्रॉसिंग ओवर के बाद अलग अलग हो जाएंगे, जैसा मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था। भैया क्रॉसिंग ओवर हो गई है, ये एक्स शेप की आजमाटा बना हुआ है, इसके बाद क्या हो जाएंगे, ये क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे। नीले पे थोड़ा सा हरा पार्ट आ जाएगा, हरे पे थोड़ा सा नीला पार्ट आ जाएगा। सेम केस आपका यहां पर भी बना, यानी यहां पर भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये वाले जो दोनों के दोनों क्रोमोसोम थे ये अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि
ऑरेंज वाले पे थोड़ा सा येलो पार्ट आ जाएगा, येलो वाले पे थोड़ा सा ऑरेंज पार्ट आ जाएगा, इतनी सी बात है। येलो वाले पे थोड़ा सा ऑरेंज पार्ट आ गया और ऑरेंज वाले पे थोड़ा सा येलो पार्ट आ गया, यानी क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुकी है। ये है आपका एकदम पूरा का पूरा प्रोफेस। यहां तक जब आप डायग्राम बना ले, समझने की कोई बात नहीं है, यहां तक सिर्फ जब आप डायग्राम बना ले एक बार चैट सेक्शन में यस लिख दीजिएगा, बस इतना कर दो, फिर मैं सारा समझाने का काम निपटाता हूं। फिर मुझे 10 मिनट का टाइम दो। अगर प्रोफेस आप जिंदगी में भूल गए, भाई मुझसे पढ़ना छोड़ देना आज, सिंपल सी बात है। बहुत बड़ा दावा कह रहा हूं, है ना, बहुत बड़ा दावा के साथ कह रहा हूं। अगर समझ में नहीं आया, याद नहीं हुआ, एकदम क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, टीचर बदल देना भाई, है ना। आ जाओ, आइए। डन 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 डन, क्या बात है भाई, ऑल सेट ऑल गुड, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, वेरी गुड। आओ मेरे दोस्त, मुद्दे की बात पे आते हैं। अब एकदम पिकासो बन चुके हैं, पेंटिंग बना ली है। अब इस पेंटिंग की खूबसूरती के अंदर उतर जाते हैं कि हमने इस पेंटिंग से सीखा क्या क्या। क्योंकि डायग्राम बनवाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायग्राम अपने आप में काफी सारी बातें आपसे कह रहा होता है। इस डायग्राम को गौर से देखिएगा, आपको पूरा का पूरा मियोसिस अपनी आंखों के सामने साक्षात दिखाई देगा। आराम से सुनिए। जब मैं आपको माइटोसिस पढ़ा रहा था, मैंने आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सारी चीजें बता दी थी, करेक्ट। एक बार हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही कहा सर आपने, हमें वो सारी चीजें याद भी हैं सर, आपने बढ़िया तरीके से पढ़ाई थी। आज एक और बार उन्हीं चीजों का रिवीजन कर लेते हैं। मैं जब आपको माइटोसिस के अंदर प्रोफेज पढ़ा रहा था, मैंने प्रोफेज में आपको सिर्फ 3 बातें बताई थी, जितना मुझे याद है। मैंने सबसे पहली बात यह बताई थी कि जब प्रोफेज शुरू होता है, प्रोफेज के दौरान डीएनए पैक होना स्टार्ट हो जाता है, डीएनए कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाता है। डीएनए के जो धागे हैं अपने आप को पैक कर लेते हैं और क्रोमोसोम बनाना शुरू करते हैं। क्या यहां पर भी ये डीएनए फर्दर पैक होना स्टार्ट हो गया है? मेटाफेज में आपको सबसे बेटर क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, लेकिन उससे पहले भी क्या ठीक ठाक पैकेजिंग हो चुकी होगी? मैंने कहा कि प्रोफेज के दौरान पैकेजिंग हो रही होती है, यहां पैकेजिंग कंप्लीट हुई है, इससे पहले आप कह सकते हैं कि 90-95% पैकेजिंग हो जाती है। तो क्या आपको यहां प्रोफेज में डीएनए की पैकेजिंग होती हुई दिखाई दे रही है? यस गुरुजी, दिखाई दे रही है। पहला जो फेज था उसमें हमें पता लगा कि इसका नाम ही था लिप्टोटीन, यानी यहां पर डीएनए के स्ट्रैंड्स आपस में लिपट जाते हैं और क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देते हैं। तो क्या माइटोसिस में जैसे डीएनए की पैकेजिंग शुरू हुई थी, यहां भी शुरू हुई? बिल्कुल हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सर आपने हमको बताई थी कि जैसे माइटोसिस के प्रोफेज में ये सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पर जाना शुरू हो जाते हैं प्रोफेज में, और मेटाफेज में अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं, क्या ये बात भी आपको यहां देखने को मिली? सर बिल्कुल देखने को मिली, ये बात भी हमको बढ़िया तरीके से क्रैक्ड है। तीसरी चीज मेरे भाई मैंने आपको बताई थी, ड्यूरिंग प्रोफेज, है ना, आपका डीएनए कंडेंस हो रहा है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर मूव हो रहे हैं, प्रोफेज के एंड में आकर के न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, ईआरजीसी सारी चीजें गायब हो जाती हैं। इन क्रोमोसोम को मूव करने के लिए जगह चाहिए, तो ये सारी बीच की जो मेम्ब्रेन और चुटुर पुटुर चीजें हैं, इनको हम लोग तोड़ देते हैं। तो क्या ये जो डायाकाइनेसिस है, ये प्रोफेज का एंड ही माना जा सकता है? यस गुरुजी, ये जो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस हैं, ये प्रोफेज में ही आ रहे हैं। तो प्रोफेज का आखिरी हिस्सा है डायाकाइनेसिस, यानी एंड ऑफ प्रोफेज है। तो क्या यहां पर आपने न्यूक्लियर एनवेलप को गायब कर दिया? बिल्कुल कर दिया। इसके बाद हम न्यूक्लियर एनवेलप नहीं बनाते, इससे पहले ही बस हमने न्यूक्लियर एनवेलप बनाए हैं। क्या यह बात सबको समझ में आई? यस भाई। अब मेरी बात गौर से सुनना, अब नामों का खेल है पूरा का पूरा। मैंने कहा कि मेरे पास आपका एक सेल है, उसमें मैंने प्रिपरेशन करा दी है मियोसिस की। एक ऐसा सेल है जो मियोसिस करना चाहता है, मैंने सबसे पहले प्रिपरेशन कराई, यानी मैंने उस सेल को इंटरफेज में भेजा। उस सेल ने G1 में पार्टिसिपेट किया, S फेज में पार्टिसिपेट किया, G2 फेज में पार्टिसिपेट किया, अब वो आ चुका है प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 का भी सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन के नाम में ही है लिप्टो। तो यहां पर एस फेज के दौरान जो नया नया डीएनए बना होगा, क्या वो लिपटना शुरू हो जाएगा? क्या वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा? क्या वो क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देगा? यस सर,
ये डीएनए लिपटना शुरू हो जाएगा, इसीलिए इस फेज का नाम है लिप्टोटीन, क्योंकि यहां पर डीएनए लिप्टोइंग का काम करता है, लिपटने का काम करता है। दूसरी चीज यहां पर हमने देखी कि ये लेप्टोटीन एल से शुरू हो रहा है, तो यहां पर जितनी भी पैकेजिंग हुई है ये आपको लाइट माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम दिखने लग जाएंगे, इतनी पैकेजिंग हो चुकी है। तो लिप्टो से बात समझ में आई कि कंडेंसेशन स्टार्ट हो चुकी है, और एल फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी, एल फॉर लेप्टोटीन, ये बात भी यहीं पर क्रैक हो गई, राइट। यानी इस लेप्टोटीन में क्या क्या हुआ, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पर मूव करना स्टार्ट कर गए, डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट हो गई, यानी डीएनए लिपटना शुरू हो गया, और एल फॉर लेप्टोटीन, एल फॉर लाइट माइक्रोस्कोप, अर्थात डीएनए जो है इतना लिपट चुका है, इतना ठीक ठाक क्रोमोसोम बना चुका है कि वो आपको लाइट माइक्रोस्कोप में दिखाई देने लग जाए। इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या कर बैठे, अब हम कर बैठे यहां पर सिनेप्सिस। तो अगला फेज जो है वो है जाइगोटीन। जाइगोटीन में जेड का आप मिरर अल्फाबेट बनाइए, दैट इज एस। एस से एक ही काम हो रहा है पूरे के पूरे मियोसिस में, दैट इज सिनेप्सिस, या सिनेप्सिस से ही वर्ड आया है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यानी आपके पास है क्रोमोसोम नंबर 1 जो आपकी मम्मी से आपके पास आया, क्रोमोसोम नंबर 1 जो आपके पापा से आपके पास आया। अब दोनों ही क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो ये आपस में आके पेयर बना लेंगे। ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, इसके बीच में मैंने गोंद लगा दी है, यानी कोई प्रोटीन इस्तेमाल करके मैंने इसे चिपका दिया है। इसे मैं कहता हूं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, या मैं कहता हूं सिनेप्सिस फॉर्मेशन। यानी ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में जुड़ चुके हैं, अब ये दो जिस्म एक जान हो चुके हैं। तो इन दोनों को मिलाकर आप क्या कहते हैं, बाइवेलेंट या टेट्राड। बाइवेलेंट क्यों कहा, क्योंकि दो क्रोमोसोम है, तो दो कंप्लीट क्रोमोसोम साथ में जुड़ गए, तो दो का मतलब होता है बाय, तो इसे बाइवेलेंट कहा। और एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होती हैं, तो टोटल क्रोमेटिड कितनी हुई गुरुजी, 1 2 3 4, 4 क्रोमेटिड हैं इन बाइवेलेंट्स के अंदर, तो इसे प्यार से टेट्राड भी कहा। तो जब ये दो क्रोमोसोम साथ में आकर के जुड़े तो इसे बाइवेलेंट या टेट्राड कह दिया, जो कि बना कहां, जाइगोटिन में। अब मेरे भाई जाइगोटिन के बाद है पकाइटिन, और पकाइटिन में एक अल्फाबेट आ रहा है, पकाइटिन में एक अल्फाबेट आ रहा है सी, यानी क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ यहीं पर होगी और कहीं नहीं। यानी पकाइटिन में क्या हुआ, अब ये जो आपके दो क्रोमोसोम थे, इनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में क्रॉस कर लेंगी, और नीचे अभी भी ये चिपके हुए हैं, यानी इन्होंने जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाया था वो अभी भी बना हुआ है, सिर्फ इनकी आर्म्स क्रॉस कर गई हैं, यानी क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। लेकिन ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था, ये जो गोंद टूटी थी नीचे, ये जो गोंद थी ये टूटी नहीं है, तो गोंद अभी भी वैसी की वैसी है, लेकिन भैया ये यहां पर क्रॉस कर गए। दिस इज पकाइटिन, जहां क्रॉसिंग ओवर हुई, इस फेविकॉल पे, इस गोंद पे कोई असर नहीं पड़ा, सिनेप्सिस पे कोई असर नहीं पड़ा। अगला फेज जो है उसमें क्या होता है कि भैया ये जो आपका एक्स शेप स्ट्रक्चर है, कियाज्माटा जिसे कहते हैं, ये तो बना रह गया, यानी क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो आर्म्स क्रॉस करी थी ये तो ऐसी की ऐसी रह गई, फेविकोल टूट गई, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट गया, इसीलिए बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाए हैं। और बाद में क्या हुआ, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर जो थे ये भी आपके टूट गए, और दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। इस ऑरेंज वाले पे पीला पार्ट आ गया, पीले वाले पे ऑरेंज पार्ट आ गया, यानी क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन यहां पर पूरी हो चुकी है। ये बात हमने देखी, ये बात हमने जानी। अब आराम से बैठ करके डांस देखो मेरे भाई, सिर्फ 5 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या है सर, लेप्टोटीन, यानी डीएनए यहां पर लिपटना शुरू हुआ है, नाम में ही है लिप्टोटीन, तो डीएनए लिपटना शुरू हुआ, क्रोमोसोम बनना शुरू हुआ। अगला फेज है जाइगोटीन, जाइगोटीन मतलब यहां पर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जेड का अपोजिट अल्फाबेट बनाओ एस, तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। जो क्रोमोसोम बन चुके हैं पास में आकर के एक दूसरे से चिपक जाएंगे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, यानी बाइवेलेंट या टेट्राड बन गया। अगला फेज है पकाइटिन, जिसमें अल्फाबेट आता है सी, यानी यहां पर क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन होगी, तो क्रॉसिंग ओवर हो गया। ये जहां पर अटैच हो रहे हैं ये हाथ मेरे, ये है आपका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, यहीं पर आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है। और नीचे फेविकॉल एज इट इज है मेरे भाई, नीचे फेविकॉल अभी भी है, हाथ मेरे चिपके हुए हैं, यानी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटा नहीं है, बस क्रॉसिंग ओवर हुई है। अगला जो फेज है डिप्लोटीन, उसमें क्या होता है, ये क्रॉसिंग ओवर वाली साइट जो है ये एज इट इज रह जाती है, एक एक्स बन जाता है, यस। और ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था ये टूट जाता है, फेविकॉल टूट जाती है। और उससे अगले फेज में यानी डायकाइनेसिस में एक्स शेप स्ट्रक्चर भी टूट जाता है, रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाती है। यानी टोटल आपके 5 स्टेप हैं। लेप्टोटीन में डीएनए लिपटा, जाइगोटिन में आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, पकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर हुई लेकिन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, डिप्लोटिन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटा, एक्स शेप स्ट्रक्चर यानी कियाज्माटा बना हुआ है, और एंड में आकर के कियाज्माटा भी टूट गया। यानी देयर आर टोटल 5 स्टेप्स, लेप्टोटीन, जाइगोटिन,
ज़ाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, आराम से उड़ा डालोगे। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं, फटाफट बताइए मेरे भाई। यस, क्या यहां तक की बात समझ में आ चुकी है मेरे भाई? पहला फेज जो है, इसमें आपने डीएनए को लिपटा लिपटा कर क्रोमोसोम बना दिया। इतना क्रोमोसोम बना लिया है आपने कि लाइट माइक्रोस्कोप में दिखने लग जाए। फिर आपने जो क्रोमोसोम बने हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, इनको साथ बांध दिया, बीच में गोंद लगा दी आपने, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना दिया। फिर क्रॉसिंग ओवर करा दी, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अभी भी बना हुआ है। बाद में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट गया, सिर्फ कियाज्माटा बचा। बाद में कियाज्माटा भी नहीं बचा। लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। दिस इज योर कंप्लीट मियोसिस 1। दिस इज कंप्लीट मियोसिस 1। इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। इसके अलावा आप ना पीवाईक्यू में कुछ देखेंगे, ना कोई बाहर का सवाल देखेंगे। आज भी आप जो क्वेश्चंस करेंगे यूं हो जाएंगे। लास्ट टाइम जब हमने यही नृत्य प्रदर्शन किया था बच्चों के आगे, लास्ट टाइम उम्मीद सीरीज में आप में से शायद किन्हीं बच्चे ने फॉलो की हो, हम लोगों ने लगभग 25-30 सवाल किए थे ऑन मियोसिस। सारे के सारे सवाल इस एक डांस की मदद से हम लोगों ने तोड़ डाले थे, फोड़ डाले थे। और ऐसा कोई सवाल नहीं बना मेरे भाई मियोसिस का जो इससे ना हो पाए, क्योंकि 5 स्टेप्स हैं, इनसे बाहर कुछ होना भी नहीं है। यस, आ जाओ मेरे भाई। अब आगे क्या हुआ देखो। अब यहां पर क्रोमोसोम की कंडेंसेशन पूरी हो गई है। हम क्या कह रहे हैं कि आपका मेटाफेज आ गया। करेक्ट है, मेटाफेज आ गया, यानी क्रोमोसोम एकदम अब अच्छे तरीके से दिखाई देगा, पक्के तरीके से दिखाई देगा, है ना। हमने कहा कि इस ऑरेंज वाले पे थोड़ा सा येलो पार्ट आ गया है, येलो वाले पे ऑरेंज पार्ट आ गया है, क्रॉसिंग ओवर आपकी हो चुकी थी, ये हमने देखा। ये है आपका मेटाफेज। मेटाफेज में क्या क्या हो चुका है? ये जो सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर जाने स्टार्ट हो गए थे, ये अब अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं। डीएनए जो कंडेंस होना स्टार्ट हुआ था, प्रॉपर्ली कंडेंस हो चुका है, क्रोमोसोम बन चुके हैं। मेटाफेज में खास चीज क्या होती है गुरुजी? मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट बनती है, क्रोमोसोम्स की चीरफाड़ होती है। यहां पर क्या चीरफाड़ करने की जरूरत है? नहीं गुरुजी, एक क्रोमोसोम ऊपर चला जाएगा, एक नीचे, चीरफाड़ करने की जरूरत ही नहीं है। तो मियोसिस 1 में खास बात क्या है मेरे भाई? मियोसिस 1 में खास बात यह है कि यहां 2 मेटाफेजिक प्लेट बनती हैं। ऊपर वाली प्लेट पे जितना सामान है वो ऊपर चला जाता है एक डॉटर सेल में, नीचे वाली प्लेट पे जितना सामान है वो नीचे चला जाता है दूसरी डॉटर सेल में। तो मेरे भाई यहां चीरा फाड़ी की जरूरत होती ही नहीं है। इस मेटाफेज में क्या होता है? 2 मेटाफेजिक प्लेट्स आर फॉर्म्ड। 2 मेटाफेजिक प्लेट्स आर फॉर्म्ड। 2 मेटाफेजिक प्लेट आपकी बन चुकी हैं। अगर 2 मेटाफेजिक प्लेट बन चुकी हैं तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा? इनके ऊपर अटैक हो जाएगा स्पिंडल फाइबर का। बिल्कुल हो जाएगा गुरुजी। ऊपर स्पिंडल फाइबर जो है इस क्रोमोसोम को खींचेगा, नीचे स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम को खींचेगा। करेक्ट। तो अब खींचातानी शुरू हो जाएगी कहां पर? आपके एनाफेज में। तो एनाफेज में क्या हुआ मेरे भाई? एनाफेज में आपका क्या हुआ? ये जो सेंट्रियोल्स थे ये अपोजिट पोल पर पहुंच ही चुके थे। स्पिंडल जो है आपका यहां पर हमने बना ही दिया है ना। तो यहां पर क्या हुआ? हमने पहले सेंट्रियोल्स बना लिए। अब हमने क्या कहा मेरे भाई? ये जो ऑरेंज वाला क्रोमोसोम है ये पूरा का पूरा ऊपर चला गया है 4 आर्म्स के साथ। ये 4 आर्म्स के साथ ऊपर चला गया है। 4 आर्म है भैया, ये 1 2 3 4, यानी दोनों क्रोमेटिड ऊपर की साइड चली गई। ठीक है, तो ऊपर की साइड यहां काइनेटोकोर है और इसने ऊपर की साइड खींच लिया इस क्रोमोसोम को। एंड यहां पर 2 आर्म्स ऐसी हैं जिसपे आपका ये येलो कलर का धब्बा लगा हुआ है, ये हम यहां पर बना देते हैं। नीचे की साइड ये येलो क्रोमोसोम है, इसको किसने खींच लिया? नीचे की साइड वाले सेंट्रियोल ने खींच लिया। तो यहां पर आपकी 4 आर्म आप बना देंगे। करेक्ट। यहां पर 2 आर्म्स के ऊपर धब्बा है, किस कलर का? ऑरेंज कलर का। वो भी आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ये भी हमने बढ़िया तरीके से बना दिया है। करेक्ट। एंड यहां पर भी मेरे भाई काइनेटोकोर था, इस काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर लगा था जो नीचे की साइड इस क्रोमोसोम को खींच रहा है। तो एक क्रोमोसोम ऊपर, एक क्रोमोसोम नीचे, यानी सिंपल सी बात है। आपके पास ये क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम थे, बस होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जा रहे हैं। एनाफेज में इतना ही हुआ। 2 एक जैसे जो क्रोमोसोम थे उनमें से एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। तो आप क्या कह सकते हो? होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट। होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए।
अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं मेरे भाई, ये आपके टीलोफेज में कहां चले गए? एकदम अपोजिट पोल पर चले गए, है ना, एकदम अपोजिट पोल पर चले गए। ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये आपका दूसरा क्रोमोसोम है। दिस इज वन क्रोमोसोम, दिस इज सेकेंड क्रोमोसोम, ठीक है। ये आपके दो क्रोमोसोम हो गए, इन्हें हमने अपोजिट पोल पर भेज दिया। अब क्या होगा मेरे भाई, यहां पर मुझे बताओ नई चीज क्या होगी? नई चीज ये होगी गुरुजी कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआरजीसी गायब हो जाते हैं, वो यहां पर टीलोफेज में वापस आ जाया करते हैं। यस गुरुजी, सुना तो कुछ ऐसा ही था, वापस आ जाया करते हैं। तभी तो आपके दो न्यूक्लियस बनेंगे, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे, यही तो हमारा काम था, यही करने तो हम यहां पर आए थे मेरे भाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगी, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगी, राइट। यहां पर आपकी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो रही होगी और आपका ये जो क्रोमोसोम है ये आपको बढ़िया तरीके से पैक होता हुआ दिखाई दे जाएगा। दो न्यूक्लियस बन गए। अब इन दो न्यूक्लियस के बाद क्या होगा मेरे भाई? इन दो न्यूक्लियस के बाद क्या होगा? यहां पर हम दो सेल्स बना देंगे, साइटोकाइनेसिस कर देंगे, तो दो डॉटर सेल्स हमको देखने को मिल जाएंगी। एक डॉटर सेल में ऑरेंज वाला क्रोमोसोम चला गया, जिस ऑरेंज वाले क्रोमोसोम पर आपके ये पीले पीले धब्बे थे, और दूसरे सेल में ये पीला पीला क्रोमोसोम चला गया जिसपे आपके ये ऑरेंज ऑरेंज से धब्बे थे। और यहां पर मेरे भाई जब डिवीजन हुआ है तो ये सेंट्रियोल्स भी तो अपोजिट आपके पोल्स पर चले गए थे, ये भी तो अलग अलग सेल्स में चले जाएंगे। ये जो सेंट्रियोल थे इस डॉटर सेल के अंदर, ये जो सेंट्रियोल थे इस डॉटर सेल के अंदर। क्या यहां पर टोटल एक सेल से दो सेल हमने बना दिए हैं? क्या यहां पर हमारी मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुकी है? क्या यहां पर मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुकी है? दोबारा से पूरा का पूरा प्रोसेस देखो मेरे भाई, आराम से दोबारा पूरा का पूरा प्रोसेस देखो, क्योंकि रिवीजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन करना बुरा नहीं होता, आराम से समझो, 50 बार समझो भाई मेरे से। और अभी भी किसी बच्चे को, एक आधे बच्चे को समझ में नहीं आए हैं, और पूछो और समझो, कोई टेंशन नहीं है ना। पर याद करके जाना एकदम, इस क्लास से सारी चीजें दिमाग में सेट होनी चाहिए। तो मैं आपको बता चुका हूं मेरे भाई, सबसे पहले आपने क्या किया? मियोसिस 1 में आकर के सबसे पहले आपने तैयारी की, इंटरफेज में रहे आप। G1 फेज, S फेज, G2 फेज पहले ये कंप्लीट किया, फिर आप मियोसिस 1 में आ गए। मियोसिस 1 में भी सबसे पहले आपने क्या किया? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में भी 5 आपके क्या थे? सब टॉपिक्स थे जो कि आपने पढ़े। लेप्टोटीन जहां डीएनए लिपटना शुरू हुआ, जाइगोटीन जहां सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, पकाइटिन जहां क्रॉसिंग ओवर हुई, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपका बना रहा। उसके बाद आपका डिप्लोटीन जहां सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट गया, एक्स शेप कियाज्माटा बना रहा, एंड डायकाइनेसिस जहां ये कियाज्माटा भी टूट गया। अब आपके क्रॉसिंग ओवर के बाद ये दो क्रोमोसोम आपको देखने को मिले हैं जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम थे। ये पहले साथ में जुड़े, इन्होंने क्रॉसिंग ओवर की, बाद में सेपरेट हो गए। अब ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, ये दो मेटाफेजिक प्लेट बना लेंगे। एनाफेज के दौरान ऊपर वाला क्रोमोसोम ऊपर, नीचे वाला क्रोमोसोम नीचे, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। भाई बोले चूड़ियां पे डांस नहीं कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। और अपोजिट पोल पर जाकर भी ये पूरे के पूरे डीकंडेंस नहीं हुए। मैंने आपको बताया था, क्यों? क्योंकि मेरे भाई अभी सिर्फ आपने शादी ब्याह अटेंड किया है, आगे बर्थडे पार्टी बची हुई है, आप अभी कच्चा बनियान में नहीं आ सकते। देयरफॉर आपने क्या किया? यहां पर डीकंडेंसेशन नहीं किया। ओनली अ बिट ऑफ डीकंडेंसेशन कैन अकर। थोड़ी बहुत डीकंडेंसेशन होनी होगी तो ही होगी। ओनली अ बिट ऑफ डीकंडेंसेशन कैन अकर सिंस सेल नीड टू एंटर मियोसिस 2। मेरे भाई अभी तो मियोसिस 2 रहती है, वो तो आपने एंटर करी ही नहीं है। आगे बर्थडे पार्टी बचेली है, तो मेरे भाई बर्थडे पार्टी में जाने के लिए अभी से आप घर आकर के अपनी शाही वेशभूषा में नहीं आ सकते। आपने जो कोट पैंट पहना हुआ है, जुराब जूते पहने हुए हैं, चश्मा जो लगाया हुआ है, अभी लगा के रखना पड़ेगा। अगले पार्टी को भी अटेंड कर लो, बर्थडे पार्टी में भी होके आ जाओ, घर आके फिर मौज मस्ती काट लेना। यस, तो सबसे पहले क्या हुआ मेरे भाई? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, दो क्रोमोसोम्स आपके जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ये आपने रिकॉम्बिनेशन के बाद अलग अलग कर दिए। तो दो मेटाफेजिक प्लेट बनी, एक चली गई एक पोल पे, एक चली गई दूसरे पोल पे, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होकर के दो डॉटर सेल्स में चले गए हैं। इसीलिए हमने कहा क्रोमोसोम सेपरेट होकर के डॉटर सेल में चले गए हैं, तो डॉटर सेल में आधे आधे क्रोमोसोम ही पहुंचे। दैट्स व्हाई इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा था। करेक्ट। अब मेरे भाई इस डायग्राम को थोड़ा याद रख लेना कि आपका जो सेल था वो स्काई ब्लू था, न्यूक्लियस हरा भरा था। एक डॉटर सेल को मैं बस पकड़ रहा हूं, ऑरेंज पे येलो वाले को, ठीक है।
अब समझ लो भैया, ये जो आपके दो डॉटर सेल बने हैं, इनमें से एक डॉटर सेल मैंने पकड़ा और इसे मैं मियोसिस 2 में डाल रहा हूं। अब मैं डायग्राम बना रहा हूं नीचे, बाद में मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, तो आप बहकावे में मत आना, आप कॉपी में ऊपर से बनाना स्टार्ट करो। ये क्या है हमारा, ये है आपका प्रोफेज 2, ठीक है, ये है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। चाहो तो दो दो बना लो, चाहे तो एक बना लो, आपकी मर्जी है मेरे भाई, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यहां आपने क्या किया मेरे भाई, यहां आपने क्या किया, न्यूक्लियस भी बना लिया, और प्रोफेज जो है इसके एंड में क्या न्यूक्लियस गायब हो जाता है? यस गुरुजी, प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियस गायब हो जाता है, तो आप इसे गायब भी कर सकते हो। न्यूक्लियस बोले तो न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाता है, तो आपने यहां पे प्रोफेज के एंड में इस न्यूक्लियर एनवेलप को क्या कर दिया, गायब कर दिया। अब ये कौन सा वाला डॉटर सेल था, आप चाहो तो दोनों बना सकते हो, मैं यहां पर एक ही बना रहा हूं। आपने यहां पर कौन सा वाला डॉटर सेल लिया था, ऑरेंज क्रोमोसोम पे येलो पार्ट्स थे, येलो रिकॉम्बिनेशन हो रखी थी। तो यहां पर क्या हुआ भैया, आपने इस क्रोमोसोम को डीकंडेंस तो किया ही नहीं था, क्योंकि आपको पता है शादी ब्याह के बाद आपको बर्थडे पार्टी में भी जाना था, तो आपने यहां पर प्रॉपर यो अनरैपिंग जो थी वो करी ही नहीं थी, है ना। आपने क्रोमोसोम को उधेड़ करके डीएनए बनाया ही नहीं था। थोड़ी बहुत उधेड़ बून अगर आपने करी भी है, क्रोमोसोम अगर थोड़ा ढीला ढाला हुआ भी है, दोबारा से पैक हो जाता है। थोड़ी बहुत अगर पैकेजिंग यहां करनी होगी तो वो पैकेजिंग हो जाएगी बची खुची। और मेरे भाई यहां पर आपके क्या हो गए, यहां पर आपके ये रिकॉम्बिनेशन हमने बना लिए। अब मेरे भाई यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर मेरे भाई ये जो सेंट्रियोल्स थे ये अपोजिट पोल पर चले जाए, तो एक डॉटर सेल में कितने सेंट्रियोल हैं हमारे पास भाई, एक डॉटर सेल में ये एक पेयर है, दूसरे डॉटर सेल में ये एक पेयर है। लेकिन अगर मुझे यहां पर अपोजिट पोल से खींचातानी करनी हो तो इस डॉटर सेल में तो मेरे को दो पेयर चाहिए। सर ये तो गड़बड़ हो गई, मैथ ही नहीं जम रही, मैथ इज नॉट मैथिंग। ये क्या हो गया मेरे भाई, आपको मैंने बताया था कि बीच में एक छोटा सा इंटरवेल भी था जिसको हम इंटरकाइनेसिस कह रहे थे। उस इंटरकाइनेसिस में डीएनए का अमाउंट नहीं बढ़ रहा है, उस इंटरकाइनेसिस में कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रही है। डीएनए रेप्लिकेशन तो एस फेज में होती है, इंटरफेज में होती है। ये जो इंटरकाइनेसिस नाम का छोटा सा इंटरवेल था, यहां क्या हो रहा है, आपके जो सेंट्रियोल्स हैं इनकी कॉपी बन जा रही है। तो यहां ये जो आपके सेंट्रियोल है इनकी कॉपी कहां हो जाएगी, दे आर रेप्लिकेटेड इन इंटरकाइनेसिस, दे आर रेप्लिकेटेड इन इंटरकाइनेसिस। यानी ये जो बीच में आपका छोटा सा जो गैप आया है इंटरकाइनेसिस, इसमें क्या हुआ, ये सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट कर गए। अगर ये रेप्लिकेट कर गए तो इस डॉटर सेल में क्या हुआ, आपके इस प्रकार से दो पेयर देखने को मिल जाएंगे जो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। थोड़ा बहुत अगर यहां पर आपका डीएनए खुला भी था तो उसको हम लोग पैक कर लेंगे। मेटाफेज में आपकी सबसे बढ़िया पैकेजिंग आपको होती हुई दिखाई देगी। यहां पर आपका क्रोमोसोम प्रॉपर्ली तैयार हो जाएगा। यहां मेरे भाई ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये अपोजिट पोल पर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं प्रोफेज में, मेटाफेज में आकर के अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं, मेटाफेज में आके अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं, करेक्ट। सिमिलरली यहां पर अब आप क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर अटैच कर देंगे यहां इस क्रोमोसोम से, और इससे दूसरे एंड पर भी स्पिंडल फाइबर अटैच कर देंगे। यहां माइटोसिस जैसा सीन आपको देखने को मिल रहा है, यस गुरुजी, माइटोसिस जैसा सीन है। यहां सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनी है, यानी यहां क्रोमोसोम की चीरफाड़ होगी, लास्ट केस में नहीं हुई थी, यहां क्रोमोसोम की चीरफाड़ होगी। तो मेरे दोस्त क्या हुआ, ऊपर वाला जो आपका स्पिंडल फाइबर है ऊपर की साइड खींचेगा इस आधे क्रोमोसोम को, नीचे वाला स्पिंडल फाइबर नीचे की साइड खींचेगा। तो खींचातानी आकर के आपकी यहां पर शुरू हो जाएगी, कहां, एनाफेज में। तो एक मेटाफेजिक प्लेट यहां पर बनी। एनाफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स हैं ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ऊपर वाली क्रोमेटिड ऊपर, नीचे वाली क्रोमेटिड नीचे, और ये बीच का जो सेंट्रोमेयर है इसके भी दो टुकड़े हो जाएंगे, ये भी स्प्लिट हो जाएगा जैसे माइटोसिस में हुआ था, सेम टू सेम। तो यहां पर क्या हुआ मेरे भाई, यहां पर ये जो आपका आधा सेंट्रोमेयर है एंड आपकी एक क्रोमेटिड है, एंड मेरे दोस्त ये जो आधा सेंट्रोमेयर है एंड एक क्रोमेटिड है, ये दूसरी साइड्स पर खींचे जाने लगे। तो यहां पर इसने इसको ऊपर खींच लिया, यहां पर इसने इसको नीचे खींच लिया, करेक्ट। एंड ये जो आपकी रिकॉम्बिनेशन है नीचे वाली क्रोमेटिड में थी, तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, करेक्ट है।
ये है आपका एनाफेज। अब एनाफेज के बाद क्या हुआ, आप टिल्लू फेज में आ गए, और टिल्लू फेज में अगर आप आ गए हो मेरे दोस्त, तो मैंने आपको बताया था अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने शादी ब्याह भी अटेंड कर लिया है, उसके टिल्लू फेज में भी आप आ गए थे, आपने बर्थडे पार्टी भी अटेंड कर ली है, तो अब आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। अब घर आकर के आप अपनी शाही पोशाक यानी कच्चा बनियान में बैठ सकते हो। अब आपको क्रोमोसोम की तरह पैक्ड रहने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप आराम से खुले खुले डीएनए के फॉर्मेट में रह सकते हो। ये आपने देखा। एंड मेरे भाई इसके बाद क्या हो जाएगा, यहां पर भी साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, 2 सेल बन जाएंगे। तो पहले आपका एक सेल से 2 डॉटर सेल बने, और इन दोनों डॉटर सेल के भी 2-2 डॉटर सेल बनेंगे, टोटल 4 सेल आपके बन जाएंगे। दिस इज प्रोफेज 1, दिस इज प्रोफेज 2, सॉरी, है ना, मियोसिस 2 में आ गए ना, दिस इज प्रोफेज 2, दिस इज मेटाफेज 2, this is anaphase 2, and this is telophase 2, this is telophase 2। करेक्ट है मेरे भाई, एकदम करेक्ट है गुरुजी, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई पंगा नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसके बारे में मैं आपको लिखवा देता हूं, पहले इस डायग्राम को मैं ऊपर भेज देता हूं थोड़ा सा, है ना, नीचे से बना लिया था हाइट की कमी की वजह से, है ना। अब इसको ऊपर की साइड सरका देते हैं, और उसके बाद हम लोग अपनी बातें लिखना शुरू करेंगे इन सारे के सारे फेजेस के बारे में। करेक्ट, इन सारे फेजेस के बारे में अब हम महत्वपूर्ण बातें, जरूरी बातें लिखना शुरू कर देते हैं। ये हमारा प्रोफेज 2 है, ये हमारा मेटाफेज 2 है, ये हमारा एनाफेज 2 है, एंड दिस इज आर टीलोफेज 2। एक बार इन सभी के बारे में जरूरी बातें लिखना आप मेरे साथ साथ स्टार्ट कर दीजिए। प्रोफेज 2 जो है मेरे भाई, इसमें क्या हुआ, इफ सम डीकंडेंसेशन हैज अकर्ड, अगर कुछ डीकंडेंसेशन हुई है, आपने कोट पैंट पहन के आप शादी ब्याह में गए थे, आने के बाद आपने सॉक्स उतार दी, शूज उतार दिए, या टाई ढीली कर ली, अगर थोड़ा बहुत आपने अपने आप को इजी किया भी है, तो बाद में दोबारा से टाई चढ़ाओ, अपना मोजा पहनो, जूता पहनो, दोबारा से जितना भी कंडेंसेशन करना है प्रोफेज में कर डालो। इफ सम डीकंडेंसेशन अकर्ड इन टीलोफेज 1, if some decondensation occurred in telophase 1, it is condensed again। अगर थोड़ा बहुत डीकंडेंसेशन हुआ भी है तो कंडेंसेशन आपकी प्रोफेज के दौरान हो जाती है, ये हम पहले से भी जानते हैं। देन इट इज कंडेंस्ड अगेन, देन इट इज कंडेंस्ड अगेन। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुजी, कोई परेशानी नहीं। दूसरी चीज, सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ये भी इसकी पहचान है। सेंट्रियोल्स स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पे सेंट्रियोल जाने स्टार्ट हो जाते हैं प्रोफेज में, और पहुंच जाते हैं कहां, मेटाफेज में, ये बात हम लोग जानते हैं। और प्रोफेज के एंड में वही आपका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, ईआरजीसी गायब हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं एट द एंड ऑफ प्रोफेज, एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, ईआरजीसी डिसअपियर, ये गायब हो जाते हैं। यही क्या हमने लिखा था माइटोसिस के प्रोफेज में? हाँ गुरुजी, सेम बात आपकी यहां पर भी हुई है कि भैया जितनी डीएनए को कंडेंस होने की जरूरत होती है वो यहां पर हो जाता है। मेटाफेज में प्रॉपर क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। सेंट्रियोल स्टार्ट हो जाते हैं टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, पहुंच जाते हैं कब, मेटाफेज में। एंड न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआरजीसी डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वापस कब आते हैं? टिल्लू फेज में आते हैं, ये हमने देखा। अब मेरे भाई अगली बात जो हमने यहां पर जानी वो क्या है? अगली बात जो हमने यहां पर जानी वो है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में हमने कहा ओनली वन मेटाफेजिक प्लेट इज फॉर्म्ड। आपका जो यहां पर प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1 आया था, 2 मेटाफेजिक प्लेट बनी थी। होमोलोगस क्रोमोसोम सीधे सीधे सेपरेट हो गए थे, कोई चीरा फाड़ी नहीं हुई थी एनाफेज में। यहां पर क्या हुआ, एक मेटाफेजिक प्लेट बनी है तो चीर फाड़ हो रही है। ओनली वन मेटाफेजिक प्लेट फॉर्म्ड।
ओनली वन मेटाफेजिक प्लेट फॉर्म्ड। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। यहां पर क्या हुआ, एनाफेज में मेटाफेजिक प्लेट एक बनी थी तो इनके क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगे, यानी सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। तो आप क्या कह सकते हो, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, एक क्रोमेटिड ऊपर चली गई, एक क्रोमेटिड नीचे, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड सेंट्रोमेयर स्प्लिट। सेंट्रोमेयर जो है, ये बीच का जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रोमेयर, ये आपका क्या हो गया है, स्प्लिट हो गया है, इसके टुकड़े हो गए हैं, आधा ऊपर हो गया है, आधा नीचे हो गया है, ये हमने देख लिया। करेक्ट। अब ये जो टीलोफेज है, इसमें क्या होता है भैया, टीलोफेज में तो हमको पता है प्रोफेज का उल्टा है। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर आपने सारे इवेंट्स खत्म कर लिए हैं, अब आप दोबारा कच्चा बनियान में आ चुके हो, तो डीकंडेंसेशन हो जाएगी, यहां पर डीकंडेंसेशन अकर, डीकंडेंसेशन अकर। अगर डीकंडेंसेशन हो चुकी है तो क्रोमोसोम क्या आपको दिखाई देगा यहां पर, नहीं सर हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, तो क्रोमोसोम विल लूज देयर आइडेंटिटी, जो हमने पहले भी देख लिया था माइटोसिस में, क्रोमोसोम विल लूज देयर आइडेंटिटी। सेम वही बातें हैं जो हम माइटोसिस में लिख चुके हैं, इसके अलावा कोई नई बात यहां पर नहीं हो रही है। क्रोमोसोम विल लूज देयर आइडेंटिटी एंड जो भी चीजें आपके प्रोफेज के एंड में गायब हुई थी वो वापस आ जाती हैं, यानी आप कहेंगे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, ER, GC, रीअपियर, ये आपके रीअपियर हो गए हैं, और रीअपियर अगर हुए हैं, दोबारा दिखने लग पड़े हैं, तो मेरे दोस्त ये बहुत अच्छी बात है। यस, क्रोमेटिड सेपरेट हो गई एनाफेज में और सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो गया, और यहां पर आपने प्रोफेज का उल्टा कर दिया है, टिल्लू फेज में डीकंडेंसेशन कर दी है। क्रोमोसोम जो है इनकी आइडेंटिटी लूज हो चुकी है, और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, ER, GC सब रीअपियर हो गए हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कि ये जो मियोसिस 2 है, इसको माइटोसिस के इक्विवेलेंट क्यों कहा जाता है। बात समझ में आई है ना, बात समझ में आ गई मेरे भाई, क्योंकि यहां पर हमने जितनी भी चीजें देखी हैं, बस फर्क इतना है कि ये जो आपका मियोसिस 2 है, ये मियोसिस 1 के बाद हो रहा है, इट इज अ बर्थडे पार्टी, है ना, ये शादी ब्याह नहीं है, बस इतना फर्क है। माइटोसिस अकेला ही होता है, ना किसी के बाद ना किसी के पहले, माइटोसिस अकेला हो रहा है। यहां ये मियोसिस 2 जो है, ये मियोसिस 1 के बाद ही हो सकता है, पर चीजें यहां पर सारी वैसी वैसी हो रही है जैसी माइटोसिस में देखी थी, कोई खास फर्क नहीं है, इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहा गया था, जो हमने देखा था। यहां तक की बातें सबको समझ में आ चुकी है। एक बार इतनी जोर से लाल कलर के दिलों की वर्षा कर दो मेरे भाई, ऐसा लगे वर्षा ऋतु का मौसम आ चुका है ना, और खासकर कोई ऋतु नाम की लड़की है वो तो अलग से ही भाई, अलग से दिल बरसाओ भाई। मेरे भाई फटाफट बताओ क्या मियोसिस क्रैक हो चुका है। यस, ऑल क्लियर, ऑल सेट, फटाफट बताइए, क्वेश्चन कराइए, कराएंगे मेरे भाई, सब कराएंगे, जो कराने आए हैं सब करा के जाएंगे, डोंट वरी, यू नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। भाई खड़े हैं यहां पर, अभी थोड़ा सा काम रहता है, एक दो छोटी मोटी चुटुर पुटुर चीजें बची हुई हैं, उन चुटुर पुटुर चीजों को खत्म कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, क्वेश्चन कराएंगे। शाम तक या कल सुबह तक आपको विक्स मिल जाएगी। विक्स मानी हमारी जो शीट है, क्लासरूम के जितने भी क्वेश्चन है टाइप्ड फॉर्मेट में, क्वेश्चन एकदम सॉल्व फॉर्मेट में, एंड मैं जो आपको अलग से शीट देता हूं विपू सर की प्रैक्टिस शीट, वो मैं पहले ही बनवा चुका था, वो आपको आज ही मिल जाएगी, अभी अपलोड करा दूंगा 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर, रात को बैठ करके आराम से सॉल्व कर लेना इफ यू वांट टू सॉल्व, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आंसर भी मिल जाएंगे, हैंड पिक्ड क्वेश्चन है, एक बार आराम से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। कोई नया सवाल अगर आपको मिले, इसका मतलब समझ लीजिएगा भैया ने जानबूझ के डाला है, कोई नई चीज अगर मिले तो उसे अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बात है यार, थैंक यू सो मच दोस्तों, यार मजा आ गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस यही चीज चाहिए होती है एज अ टीचर, कि जब कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो, अब देखो मियोसिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, ये आपको लग रहा है दिस इज अ तपस्या सालों की, है ना, जो कि मैंने खुद एज अ स्टूडेंट भी चीजों को इस तरीके से समझा है कि मुझे हमेशा याद रहे चीजें, मुझे कोई रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, एंड वही तरीका मैं आप लोगों को देता हूं, जिससे कि आप लोगों के दिमाग में भी कॉन्सेप्ट लंबे टाइम तक रिटेन रहे और बाकायदा क्वेश्चन भी बने, है ना, सिर्फ ज्ञानबाजी ना हो, क्वेश्चन भी यहां पर बन रहे हो। तो इस एक स्लाइड से आप टेक्निकली, बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक माइटोसिस, इसको तो करने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने शौक के तौर पे कर ली कि हाँ भाई अपना शौक है कि पूरा पढ़ाएं, अदरवाइज अगर आप देखो तो ये जो आपकी स्लाइड है, इसके बाहर तो मियोसिस का एक सवाल टेक्निकल नहीं जा सकता। कुछ छोटी मोटी थ्योरेटिकल चीजें हैं जो मैं आपको अभी बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं।
ऑलराइट, चलो मेरे भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बारिश हो चुकी है लाल कलर के दिलों की। अब मैं आपको जो प्रोफेज 1 के मोटे मोटे फेजेस थे ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इनके बारे में एक दो लाइनें लिखवा देता हूं, है ना। आराम से देखिएगा मेरे दोस्त। ये काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं मेरे भाई, है ना, और एक नई स्लाइड ले देते हैं काली काली, और इस पे नोट्स लिखते लिखते जाएंगे, ऊपर सरकाते जाएंगे। पहला जो फेज है ये है आपका लेप्टोटीन, या पहले लिख लीजिए प्रोफेज 1 के बारे में। अच्छा बताइए, ये जो प्रोफेज 1 था, क्या ये बाकी सारे प्रोफेज से बड़ा था? क्या माइटोसिस में आपने जो प्रोफेज देखा था वो इतना कॉम्प्लेक्स था? नहीं सर। जो प्रोफेज 2 आपने देखा, क्या वो इतना कॉम्प्लेक्स था? नहीं सर। प्रोफेज 1 जो है, इट इज वेरी लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स। ये बड़ा भी है क्योंकि इसके 5 सब फेजेज हैं। इट इज वेरी लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स, बड़ा है, इसीलिए इसको 5 सब फेजेज में तोड़ दिया। देयरफॉर डिवाइडेड इन 5 सब फेजेस, इसीलिए इसे 5 सब फेजेस में तोड़ डाला, फोड़ डाला। अब वो 5 सब फेजेस कौन से हैं, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। सबसे पहला सब फेज जो आपको देखने को मिला वो क्या है मेरे भाई, हमारा लेप्टोटीन। सबसे पहला सब फेज जो देखने को मिला वो क्या है, हमारा मिस्टर लेप्टोटीन। इस लेप्टोटीन की खास बातें बतानी है आपको, जो सिर्फ लेप्टोटीन में ही होती हैं। नाम में घुस जाओ, खोपड़ी पे लगा के, खोपड़िया पे नवरत्न का तेल। लेप्टोटीन में नाम आ रहा है लिप्टो, यानी आप कह सकते हैं डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट्स। डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट्स, डीएनए लिपटना शुरू हो जाता है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। और ये इतना कंडेंस हो जाता है, ठीक ठाक कंडेंस हो जाता है कि ये एल फॉर लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर दिखने लग जाए, तो आप कह सकते हैं क्रोमोसोम विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये 2 बातें ऐसी थी जो आपको नहीं पता। इसके अलावा बाकी सारी बातें तो ऐसी थी जो कि आपको पता है कि सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ये सारी बातें हमको पता है बचपन से, जब से हमने माइटोसिस सीखी है। बस ये एक बात थी लेप्टोटीन के बारे में जो आपको नहीं पता थी आज से पहले, ये हमने लिखवा दी। ठीक है, नाम ही है लिप्टो, तो यहां डीएनए के स्ट्रैंड्स आपस में लिपटना शुरू हो जाएंगे। एंड मेरे भाई, एल फॉर लेप्टोटीन, एल फॉर लाइट माइक्रोस्कोप, तो यहां पर लाइट माइक्रोस्कोप पे डीएनए दिखने लग जाता है या क्रोमोसोम दिखने लग जाता है। दूसरा जो फेज है मेरे भाई, ये है जाइगोटीन। अब जाइगोटीन का आप एकदम रिवर्स अल्फाबेट बना लो, मिरर अल्फाबेट, दैट इज एस। तो यहां एस से आप कह सकते हो साइनेप्सिस, सीन, या आप कह सकते हो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, या आप कह सकते हो जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में पेयर हो जाएं तो इन्हें आप क्या कहते हैं, बाइवेलेंट कहते हैं। तो आप कहते हैं बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्म्ड। बाइवेलेंट यहां बना है, दिखेगा कब बढ़िया तरीके से, अगले फेज में, यानी पकाइटिन में, जब आर्म्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी उस टाइम पर दिखाई देगा। अभी बना है सिर्फ, दिस इज जाइगोटिन। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी पकाइटिन। पकाइटिन जो है, इसमें क्या अल्फाबेट आ रहा है मेरे दोस्त मेरे भाई, पकाइटिन में सबसे स्पेशल जो अल्फाबेट आ रहा है, जो और कहीं नहीं, वो है मिस्टर सी। इसका मतलब यहां पर क्या है, क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन अकर, रिकॉम्बिनेशन अकर। रिकॉम्बिनेशन कराने में सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है वो कौन सा है मेरे दोस्त, रिकॉम्बिनेशन कराने वाले एंजाइम को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। याद करने की जरूरत नहीं है, नाम प्रोसेस के ऊपर ही रखा गया है, तो आप कह सकते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम इज एक्टिव, रिकॉम्बिनेज एंजाइम इज एक्टिव। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या करता है मेरे भाई, जब क्रॉसिंग ओवर हो रही है ना,
तो यहां इस क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट काट के यहां चिपका देगा, यहां इस क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट काट के यहां चिपका देगा। यानी ये जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है ये काट भी सकता है, चिपका भी सकता है, काट भी सकता है, चिपका भी सकता है। यानी इसमें दोनों एक्टिविटी हो सकती है, काटने वाली भी और चिपकाने वाली भी। तो इसकी काटने वाली जो एक्टिविटी है ये काट भी सकता है। काटेगा कौन मेरे भाई? न्यूक्लियस। काटेगा कौन न्यूक्लिक एसिड को? न्यूक्लियस। और जोड़ता कौन है मेरे भाई? और जोड़ता कौन है? आपका लाइगेज। हमेशा याद रखना, डीएनए को काटता कौन है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को कौन काटेगा? न्यूक्लियस। नाम ही है न्यूक्ली। और जोड़ने वाला जो एंजाइम है जिसे डीएनए का गम भी कहा जाता है, ग्लू भी कहा जाता है, आप आगे जेनेटिक्स में पढ़ोगे, इसे डीएनए लाइगेज एंजाइम कहा जाता है। तो ये काटने और जोड़ने दोनों का काम करता है, क्योंकि दो क्रोमोसोम की आर्म्स जब ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ये क्रोमोसोम थोड़ा सा कट के यहां आ जाएगा, ये क्रोमोसोम कट के यहां चला जाएगा। तो काटने और जोड़ने वाला दोनों एंजाइम चाहिए, तो न्यूक्लियस लाइगेज दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है कौन? मिस्टर रिकॉम्बिनेज। कोई पूछेगा नहीं, फिर भी हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक है मेरे भाई। अगली बात मैंने यहां पर आपको बताई कि मेरे दोस्त बाइवेलेंट और टेट्राड बने यहां पर थे जाइगोटिन में। टेट्राड क्लियरली विजिबल कहां होता है? आपका पकाइटिन में, जब क्रॉसिंग ओवर होती है। एकदम जो दो क्रोमोसोम है एक दूसरे पे चढ़ गए हैं तो ज्यादा बढ़िया दिखाई देते हैं। और यहां क्रॉसिंग ओवर हो रही है, रिकॉम्बिनेशन हो रही है, तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आप कह सकते हैं ये जो आपका पकाइटिन है ये इस लेप्टोटिन जाइगोटिन से बड़ा होता है, यानी कि आपका बेसिकली इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो आप कह सकते हैं पकाइटिन इज मोर टाइम टेकिंग, is more time taking than leptotin and जाइगोटिन। क्योंकि इनमें कुछ हो ही नहीं रहा, लेप्टोटिन जाइगोटिन में डीएनए पैक हो रहा है लेप्टोटिन में, और जाइगोटिन में जो क्रोमोसोम बन चुके हैं पास पास आ गए। अब यहां क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसीलिए ये जो है आपका पकाइटिन काफी बड़ा फेज माना जाता है। अच्छा खासा टाइम यहां लग रहा होता है। ये आपने देखा, ये आपने जाना। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। अब मेरे भाई चौथी बात सुन लीजिए। आए, वो तो बहुत ऊपर चला गया भाई, वापस ले आते हैं इसको। हाँ चलो मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा ही ऊपर चलना है। तुम तो बहुत ज्यादा ऊपर चले गए यार, बच्चों की नजरों से दूर। इसको नीचे ही पकड़ के रखता हूं, फिर ऊपर चला गया। आए, आजा भाई आजा। आहा, वाह। हाँ ये बात ना, अब हुई ओरिएंटेशन प्रॉपर। वाह, क्या बना देता हूं मैं। अब क्या है पकाइटिन के बाद? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या हुआ था खुद बताइए। यहां से एक पॉइंट है जो आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। डिप्लोटीन में क्या हुआ था, गौर से देखिए, डांस करके देख लेते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटिन, पकाइटिन, डिप्लोटीन, एक्स शेप स्ट्रक्चर की आजमाटा बना रह गया, और मेरे भाई सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट गया। दो ही चीजें हुई थी। पहली चीज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक, एक्स शेप की आजमाटा इज सीन, एक्स शेप्ड की आजमाटा इज सीन। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू टुडे, उसका आप नोट बना लीजिए, वो भी 500 रुपए का, बहुत भारी नोट बनाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो oocyte की सेल साइकिल है, यानी एग डेवलपमेंट की जो सेल साइकिल है, भाई फीमेल का जो गैमीट बन रहा है, गैमीट तो मियोसिस से बनता है, आपको पता है अच्छे तरीके से, चाहे स्पर्म हो चाहे ओवम हो, आपका मियोसिस से ही बना है, क्योंकि हैप्लॉइड होते हैं। यस, अब ये जो आपका फीमेल का एग है, इसकी जो सेल साइकिल है यहां पर आकर डिप्लोटीन में कई बार अटक जाती है। यस, अर्थात मेरे भाई यहां पर समझ लीजिए फीमेल की एग डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, तो फीमेल का जो एग बनने का प्रोसेस है उसमें पहले इंटरफेज हुआ, हो गया सर, फिर लेप्टोटीन हुआ, हो गया सर, जाइगोटिन हुआ, हो गया सर, पकाइटिन हुआ, हो गया सर, डिप्लोटीन पूरा नहीं हो पाता। यहां आप क्या करते हैं, एग फॉर्मेशन को पॉज कर देते हैं। जैसे समझ लीजिए अगर एक गर्भवती महिला है,
एक महिला है जिसके गर्भ में एक बच्ची है, प्यारी सी नन्ही सी बेटी है। तो जब वो बेटी अपनी मम्मी के गर्भ में है, यूटेरस में है, उसी टाइम पर उस बिटिया में जो एग बनने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्या छोटी बच्चों में एग रिलीज होते हैं? नहीं सर। एग रिलीज कब होते हैं सर? प्यूबर्टी पर जाकर के। यानी जब जो बिटिया है वो प्यूबर्टी में एंटर कर जाएगी, जब 13-14 साल की होगी, उस टाइम पर उसमें पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी मेंसेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले एग आना स्टार्ट नहीं होता। यानी कि ये जो सेल डिवीजन थी ये 14 साल तक, 13 साल तक रुकी हुई थी, क्योंकि एग फॉर्मेशन जैसा सर ने बताया कि बेटी में तभी शुरू हो गई थी जब वो अपनी मां के गर्भ में थी। लेकिन एक्चुअल में पहला एग रिलीज कब हुआ? जब वो बच्ची 13-14 साल की हुई। यानी 13-14 साल तक ये जो सेल डिवीजन थी कहीं तो रुकी हुई थी ना मेरे भाई। तो कहां रुकी हुई थी? डिप्लोटिन स्टेज में रुकी हुई थी। कई सारे ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं, यानी हमसे मिलते जुलते और भी एनिमल्स हैं जहां प्यूबर्टी पर ही फीमेल में एग रिलीज होते हैं, तो उनका डिप्लोटिन काफी बड़ा होता है। मतलब यहां सालों तक, कई महीनों तक आपका रुक सकता है क्या? सेल डिवीजन। अब हमारी लाइफ साइकिल बहुत बड़ी है, हम 70-80 साल जिंदा रहते हैं, तो हमारे अंदर प्यूबर्टी 14 साल की उम्र में आती है। बाकी जानवर अगर आप देखेंगे, जैसे डॉग को अगर आप देखेंगे तो 1 साल में ही मैच्योर हो जाता है ना। तो उनमें जो है बहुत जल्दी आपका ये पीरियड जो है खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग जानवर जो है उनके लिए ये पीरियड डिफरेंट है। तो क्या हुआ मेरे दोस्त? एक बच्ची जब अपने मम्मी के गर्भ में थी, उसमें एग फॉर्मेशन स्टार्ट तो हो गई, लेकिन पहला एग रिलीज कब हुआ? 13-14 साल बाद, प्यूबर्टी में। क्योंकि मेरे दोस्त डिप्लोटिन में ये जो आपकी सेल डिवीजन थी इसको रोक दिया गया था, पॉज कर दिया गया था। तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं इन मैनी वर्टिब्रेट्स, या इन मैनी वर्टिब्रेट oocytes। oocytes मतलब ऊ का मतलब एग और साइट का मतलब सेल, यानी एग सेल की बात हो रही है। इन मैनी वर्टिब्रेट oocytes द डिप्लोटिन कैन बी एज लॉन्ग एज फ्यू मंथ्स और ईयर्स। कई महीनों तक या कई सालों तक ये जो आपके डिप्लोटिन है इसमें आपकी सेल डिवीजन रुकी रह सकती है। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर मियोसिस इज हॉल्टेड, यानी स्टॉप्ड, इज हॉल्टेड और स्टॉप्ड इन डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में आकर के कुछ केसेस में, जैसे कि वर्टिब्रेट के oocyte के केसेस में, ये जो मियोसिस है ये रुक जाती है, उसके बाद प्यूबर्टी पे ही ये कंटिन्यू होती है। ये हमने देखा डिप्लोटिन के बारे में। पांचवा आपका क्या है? पांचवा है आपका मिस्टर डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या हो गया मेरे भाई? आराम से नाच गाकर देखो कि डायाकाइनेसिस में क्या हुआ था। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटिन, डायाकाइनेसिस, यानी ये कियाज्माटा भी टूट गया। तो आप क्या कहते हैं? यहां पर क्या हुआ? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा। टर्मिनलाइज हो गया यानी टूट गया। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा अकर। बस आज का खेला खत्म। यहां तक की बात अगर सबको समझ में आ चुकी है तो क्या हम एनसीईआरटी की रीडिंग कर सकते हैं? एंड देन आफ्टर मेरे भाई क्या हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? क्वेश्चन की तुनिक तुनिक कर सकते हैं? फटाफट बता दो एक बार, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ें और अपने एनसीईआरटी को पढ़ने के काम को कंप्लीट करें। क्वेश्चन कोई नहीं देखेगा, पहले सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। यस, आ जाओ मेरे भाई, ड्रॉ कर लो प्लीज। यस यस यस, आइए लिख लीजिए और लिखने के बाद एक बार डन बोल दीजिएगा इन द चैट सेक्शन, जिससे मैं आपको आगे की कहानी सुना पाऊं, आगे की बात बता पाऊं और हम लोग फर्दर क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। यहां पर बीच में मैं एक लाइन बना देता हूं जिससे आपको पता लग जाए कि ये आपका पहला कंटेंट था, इसके बाद यहां से कंटेंट स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट हुआ है, आपको पता लग जाए। करेक्ट है मेरे भाई? यस यस यस, डन डन डन। सबको बढ़िया तरीके से मियाओ से समझ में आ चुकी है, प्यारे तरीके से। फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया यार, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, वेल डन, वेरी गुड।
आप कोई क्वेश्चंस मत देखना यार प्लीज, एक रिक्वेस्ट है ना, आप पहले बताना स्टार्ट कर देते हैं, बाकी बच्चों को आंसर पता लग जाता है। हम आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर, पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं। देखो मेरे भाई, मियोसिस वन की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मियोसिस वन के कैरियोकाइनेसिस में पहला जो फेज है ये है प्रोफेज वन, और ये बहुत लंबा होता है, इतना लंबा होता है, इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि इसको फर्दर हम लोगों ने 5 सब फेजेस में डिवाइड कर दिया है, जिनको हमने याद किया था बाय द नेम, ला जरा पेन दे दे। तो ये आपके 5 फेजेस हो गए। अब इसमें पहली जो स्टेज है इसका नाम है लेप्टोटीन, नाम ही है लिप्टोटीन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डीएनए कॉम्पैक्ट होना, लिपटना शुरू हो जाएगा और क्रोमोसोम बनने शुरू हो जाएंगे। और क्रोमोसोम इस कदर बन चुके होंगे कि ये लाइट माइक्रोस्कोप में, एल फॉर लाइट माइक्रोस्कोप में दिखने लग जाएं। लेप्टोटीन के बाद आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में जेड आ रहा है, इसका मिरर अल्फाबेट बनाइए यानी एस। तो यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ये साथ में पेयर कर जाएंगे, यानी इनकी सिनेप्सिस हो जाएगी, यानी यहां पर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन चुका होगा। इसके बाद अगर आप देखें मेरे भाई, साइनेप्सिस बन चुका है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन चुका है, होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में पेयर कर चुके हैं, 2 क्रोमोसोम साथ में आ चुके हैं तो इसे बाइवेलेंट कहा। और 2 क्रोमोसोम में टोटल 4 क्रोमेटिड थी तो इसे टेट्राड कहा, क्योंकि टेट्रा शब्द इसमें आ रहा है। ये जो टेट्राड और बाइवेलेंट है बन गया है जाइगोटिन में, लेकिन क्लियरली विजिबल कहां होता है, अगली स्टेज में यानी पकाइटिन में। क्योंकि पकाइटिन में ये जो क्रोमोसोम पास पास आए हैं ये एक दूसरे पर चढ़ भी जाएंगे तो और ज्यादा करीबी इनका जो रिलेशन है हमें दिखाई देगा। तो पहली जो 2 स्टेजेस है ये बहुत छोटी होती है, लेकिन पकाइटिन में मेरे भाई क्या हो रहा होता है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है, तो यहां थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा होता है। यहां जो है मेरे भाई टेट्राड क्लियरली अपीयर हो जाते हैं, बढ़िया तरीके से हमें दिखने लग जाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि ये जो आपकी पकाइटिन है यहां रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन यहां पर हो रही होती है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम यहां पर हेल्प कर रहा होता है इस प्रोसेस में, जहां काटने वाला एंजाइम भी है यानी न्यूक्लियस भी है, और जोड़ने वाला एंजाइम भी है यानी लाइगेज भी है। इसके बाद आपने डिप्लोटिन देखा। डिप्लोटिन जो है मेरे भाई यहां पर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, बस एक्स शेप स्ट्रक्चर रह जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कियाजमाटा कहते हैं। और उसकी अगली स्टेज जो है मेरे दोस्त, यहां पर आपका कियाजमाटा भी टूट जाएगा। अगर हम कुछ वर्टिब्रेट्स के ऊसाइट की बात करें तो यहां पर डिप्लोटिन जो है यह कुछ महीनों या कुछ सालों लंबा हो सकता है, यहीं पर आपकी सेल डिवीजन रुकती है, उसके बाद आगे चल के कंटिन्यू हो जाती है। डायाकाइनेसिस की अगर आप बात करें तो एक्स शेप स्ट्रक्चर जो है यानी कियाजमाटा यह भी टूट जाता है, यह भी आपका टर्मिनलाइज हो जाता है, यानी प्रोफेज 1 यहां खत्म हो गया। अगर आप प्रोफेज 1 के बारे में बात करें तो इसके एंड में क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसके एंड में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, ईआरजीसी सब लोग क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे और मेटाफेज शुरू हो जाएगा। मेटाफेज अगर आप देखें तो यहां पे इक्वेटोरियल प्लेट बनेंगी, यानी मेटाफेजिक प्लेट बनेंगी, वो भी कितनी, 2 मेटाफेजिक प्लेट बनेंगी। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है, साथ में क्रोमोसोम का पेयर जो है, ये 2 मेटाफेजिक प्लेट बना बैठेगा। अब क्या होगा, ये जो 2 मेटाफेजिक प्लेट है ये सेपरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, यानी एनाफेज 1 में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, कोई चीरफाड़ यहां पर नहीं होगी, यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स वगैरह सेपरेट नहीं होंगे, कोई क्रोमोसोम नहीं फटेगा, ऊपर वाले क्रोमोसोम ऊपर, नीचे वाले क्रोमोसोम नीचे। टीलोफेज में अगर आप देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, ईआरजीसी ये सब क्या हो जाएंगे, आपके वापस आ जाएंगे और 2 सेल बन करके तैयार हो जाएंगे, 2 डॉटर सेल बन जाएंगी। थोड़ी बहुत डिस्पर्जन यानी थोड़ी बहुत यहां पर डीकंडेंसेशन हो सकती है, आप जूता जुराब और टाई वगैरह निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे भाई प्रॉपरली एक्सटेंडेड स्टेट में यहां पर डीएनए नहीं आता, प्रॉपर अनपैकिंग नहीं होती। क्यों, क्योंकि आपको आगे चल के मियोसिस 2 में भी जाना है, बर्थडे पार्टी में भी जाना है। बीच में एक छोटा सा इंटरवल है इंटरकाइनेसिस, जो कि आपका बहुत छोटा सा फेज है, यहां कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा होता। लेकिन मैंने आपको बताया था यहां सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जरूर होता है, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया, हमने लिखवा दिया था मेरे भाई। उसके बाद हमने देखा कि प्रोफेज 2 होता है। प्रोफेज 2 जो है इसके एंड में भी न्यूक्लियर एनवेलप, ईआरजीसी सब लोग क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और थोड़ी बहुत डिस्पर्शन जो हुई थी, थोड़ा बहुत आपने सॉक्स जो उतारे थे, जूते जो उतारे थे, टाई जो ढीली करी थी, वो आप दोबारा से पहन लोगे, दोबारा से कॉम्पैक्ट हो जाओगे। मेटाफेज 2 में आपकी एक ही मेटाफेज प्लेट बनेगी और एक ही मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, एक ही क्रोमोसोम है, तो इसको आप क्या करोगे, इसके चीथड़े उड़ा दोगे मेरे भाई, यानी सेंट्रोमेयर भी स्प्लिट हो जाएगा और सिस्टर क्रोमेटिड्स भी क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। टीलोफेज 2 में भाई सेम चीज होगी, एंड में न्यूक्लियर एनवेलप, ईआरजीसी सारी चीजें आपकी वापस आ जाएंगी और आफ्टर साइटोकाइनेसिस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आपके बन जाएंगे, यानी मियोसिस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब आप क्रोमोसोम्स को क्या कर सकते हो, बढ़िया तरीके से अनरैप कर सकते हो। यह एनसीईआरटी का डायग्राम है भैया, प्रोफेज 1 है, यहाँ डीएनए कंडेंस होना स्टार्ट हुआ है, लाइट माइक्रोस्कोप में आपको चीजें दिखना स्टार्ट हुई हैं। यहां मेटाफेज
में दो मेटाफेसिक प्लेट बनी है, ऊपर वाले क्रोमोसोम ऊपर, नीचे वाले क्रोमोसोम नीचे, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस है, ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस है, इनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ था। तो ये बाद में जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटा, ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नीचे, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, दो डॉटर सेल बन गई। अब यहां पे डीकंडेंसेशन नहीं हुई है तो एज इट इज ये प्रोफेज में घुस जाएंगी। प्रोफेज के बाद आपकी एक मेटाफेसिक प्लेट बनेगी, यहां पर क्रोमोसोम जो है इनके चिथड़े उड़ जाएंगे, आपकी एक क्रोमेटिड ऊपर, एक क्रोमेटिड नीचे, बीच में सेंट्रोमेयर है, आधा सेंट्रोमेयर ऊपर, आधा सेंट्रोमेयर नीचे। तो जितने क्रोमोसोम आपके इन सेल्स में थे पेरेंट सेल में, वही डॉटर सेल में पहुंच जाएंगे और बाद में ये भी डीकंडेंस हो जाएंगे। तो एक सेल से चार सेल आपको दिखाई दिए यहां बनते हुए, इसे हम क्या कहते हैं? मिस्टर मियोसिस कहते हैं। यस, यहां तक की बात समझ में आई? क्या हम अब सवाल सॉल्व करने के लिए तैयार हैं? फटाफट बताओ मेरे भाई, क्या हम सवाल सॉल्व करने के लिए तैयार हैं? झटपट बताओ, फटफट बताओ मेरे दोस्त, जिससे हम आगे बढ़ सकें, मैं आपको मस्त मस्त क्वेश्चंस करा सकूं। बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आराम से देखिए। पोल में लगा देता हूं साइड में, जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। पहले समझा देता हूं। When synapsis is complete all along the chromosomes, the cell is said to have entered the stage। अब ये सवाल आपको समझना पड़ेगा, गलती करोगे। यानी सिनेप्सिस अगर कंप्लीट हो गई है तो इसके बाद कौन सा फेज शुरू हो रहा होगा, ये हमारा सवाल है। सवाल ट्रिकी है, गौर से पढ़ना, गौर से सुनना। ओ मेरे मुन्ना, गौर से सुनना। इतने आसान सवाल आ जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। आराम से देखो कि सवाल की लैंग्वेज क्या है वही जो पढ़ाया है, उससे बाहर कुछ आना नहीं है, कभी नहीं आना, लेकिन सवाल पढ़ना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां कहा गया है, कवि ये कहना चाहते हैं, व्हेन सिनेप्सिस इज कंप्लीट, सिनेप्सिस कंप्लीट हो गई है मेरे भाई, तो आप क्या कहेंगे कि सेल कौन सी स्टेज में एंटर कर गया है? सिनेप्सिस कंप्लीट हो गई है। सिनेप्सिस कहां होती है? जाइगोटिन। जाइगोटिन के बाद आप कहां एंटर करोगे? सर लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पकाइटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस। तो सिनेप्सिस जाइगोटिन में कंप्लीट हुई है, तो इसके बाद आप कहां एंटर कर जाओगे? मिस्टर पकाइटिन में एंटर कर जाओगे। सिनेप्सिस कंप्लीट हो चुकी है, यानी जाइगोटिन खत्म हो चुका है, तो क्या आप पकाइटिन में एंटर करोगे? मिस्टर पकाए में एंटर कर जाओगे? बिल्कुल कर जाएंगे गुरुजी। ये है आपका सवाल। लगभग 70% मेरे भाई। ये कौन है? ये कौन से ग्रह से आए हैं मेरे भाई? डिप्लोटिन। जाइगोटिन के बाद ला जरा पानी दे दे, ला जरा जरा जाइगोटिन, जहां सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इसके बाद क्या आएगा? पकाइटिन आएगा ना, पानी आएगा, पी फॉर पकाइटिन। आसान सवाल था, थोड़ा सा ट्राई करो, है ना। क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे लाऊंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। अब जैसे ये सीधा सवाल है, अब इसमें 95% जाएगा पोल। कियासमाटा की शेप क्या है भैया? CXYU। अब आज आपने एक ही शेप पढ़ी है। अब ये सवाल अब आप मार दोगे, क्योंकि सीधा सीधा सवाल है। नीट में भी सीधा ही पूछा जाता है, आपसे भी सीधा ही पूछा गया है, तो यू कैन सॉल्व दिस। इसमें अब सारे बच्चे एकदम मार देंगे, क्योंकि एकदम एनसीईआरटी की लैंग्वेज में पूछ लिया है। कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही पूछा जाएगा, घुमा सकते हैं सवाल, तो थोड़ा तैयार रहो। यस, आ जाओ मेरे भाई। यहां तो आज हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है भैया, एक शेप ही है ना, इसके अलावा तो और क्या ही पढ़ा है हमने। अच्छा, मुझे और बाकी चीजों की शेप की कोई चीज बता सकते हो? यू शेप बताओ भैया, आपने कहां पढ़ा हुआ है? अब आप तो देखो 12th पास कर चुके हो, आपका आइडिया होना चाहिए। यू शेप चीज आपने कहां पढ़ी है? ये जो बोन है हायोइड बोन, क्या ये आपने यू शेप पढ़ी है? बायो में पढ़ी है सर। सी शेप कहां पढ़ा है भैया? ये जो ट्रेकिया है, यहाँ कार्टिलेजिनस रिंग पढ़ते हो ना, हाफ कार्टिलेजिनस रिंग, सेमी सर्कुलर, सी शेप। और वाई कहां पढ़ा है? वाई शेप क्या होती है सर? रेप्लीकेशन फोर्क होती है ना। कई यू में लिख रहे हैं हेनलेज लूप, एकदम सही लिख रहे हो मेरे भाई, वो भी एकदम ठीक है ना। हेनले लूप जो है वो भी आप एकदम सही लिख रहे हो। यहां जो वाई है ये क्या है? वाई शेप्ड इज रेप्लीकेशन फोर्क, कि आप आगे चल के रेप्लीकेशन में पढ़ेंगे, है ना। तो हर शेप का कुछ ना कुछ मतलब तो है ही, तो 4 पॉइंट हमने वैसे सीख लिए। उत्तर है आपका मिस्टर भूरा। लगभग देखो वही 95 मैंने बोला था, मोर देन 96 आया, क्योंकि ये सीधे सवाल है। आपको चाहिए ऐसे सवाल, पर ऐसे सारे सवाल थोड़ी मिल जाएंगे, है ना। आ जाओ भैया। टेट्राड इज मेड अप ऑफ, टेट्राड किसे कहा जाता है? नाम में घुस जाओ, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा मेरे भाई। नाम में घुस जाओ, ये टेट्रा शब्द में घुस जाओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं। जस्ट गो इनसाइड द नेम। एंड वाई शेप्ड एंटीबॉडी, एकदम सही है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई, ग्रेट। इम्यूनोग्लोबुलिन एकदम सही है, एंटीबॉडी हो गई ना, इम्यूनोग्लोबुलिन तो है ना, इसलिए अलग अलग जो एंटीबॉडीज है उनका नाम क्या होता है? IgG, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी। IgA दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन A, तो वो सेम ही चीज हो गई, राइट। आ जाओ मेरे भाई। टेट्राड इज मेड अप ऑफ, टेट्राड मतलब 2 क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम साथ जुड़ गए थे, यानी 2 क्रोमोसोम साथ जुड़ जाएं, उसे भी टेट्राड कह सकते हैं। और टेट्राड स्पेसिफिकली इसलिए कहा क्योंकि यहां 4 क्रोमेटिड थी,
तो 4 होमोलोगस क्रोमोसोम, भाई क्रोमोसोम 4 नहीं थे। 4 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, भाई क्रोमोसोम 4 थे ही नहीं। 4 नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड, भाई नॉन होमोलोगस नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम की चारों क्रोमेटिड। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम ईच विद 2 क्रोमेटिड, एकदम सही बात है। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम थे और हर क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमेटिड थी, तो टोटल 4 क्रोमेटिड हो गई, लगभग 70%। यहां भैया कितना का बड़ा कर दिया है, 4 होमोलोगस क्रोमोसोम विद 4 क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड थी भाई, नहीं ना भाई, क्रोमोसोम तो पूरा बनाकर बताया है ना, एक एक चीज बनाकर बताई है। देखो यहां देखो, जितने भी क्रोमोसोम हैं यहां देखो ना, एक क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड, तभी इसको टेट्राड कहा था। क्रोमोसोम 2 हैं, क्रोमेटिड 4 हैं, तो आपने गलती से मार्क कर दिया है कि 4 क्रोमोसोम होने चाहिए, क्रोमोसोम 2 ही होंगे मेरे दोस्त, है ना। अब मेरे भाई अगला जो सवाल है वो आप गौर से देख लीजिए एक बार, मैं पोल आपके लिए मार्क कर देता हूं, आराम से इसको देखना। इन मियोसिस सिनेप्सिस अकर ड्यूरिंग, अब ये तो आप आसानी से कर ले जाओगे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, टेढ़ा है पर सवाल ऐसे सीधा सीधा दे दूंगा तो मजा नहीं आएगा, आपको भी मजा नहीं आएगा, मुझे भी मजा नहीं आएगा। थोड़े आसान सवाल होने चाहिए, लेकिन भैया थोड़ा तो कुछ तिगड़म लगाना पड़ेगा। भैया मियोसिस में सिनेप्सिस कब होती है? सर सिनेप्सिस होती है जाइगोटिन में। आपने बताया था जाइगोटिन में जेड जो है उसका मिरर अल्फाबेट बनाओ, एस बनेगा, वहां सिनेप्सिस या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, एकदम सही बात है। अब गुरुजी एस फेज है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, एस फॉर सिनेप्सिस, एस फॉर एस फेज, ये तो इंटरफेज की बात हो रही है, ये तो आपके प्रोफेज में है ही नहीं। लेप्टोटीन में होता नहीं है, जाइगोटीन में होता है। इंटरफेज में यानी G1 S G2 किसी फेज में नहीं होता, तो एलिमिनेशन से भी निकाल सकते थे प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 में ही जाइगोटीन है, तो कुछ और अगर नहीं दिया हुआ है तो यही सबसे बेटर सूटेड ऑप्शन हमारे लिए है, दैट इज प्रोफेज 1 की। प्रोफेज 1 में ही कहीं ना कहीं होता है, जाइगोटीन में होता है। लगभग 88% लोगों ने कर दिया यार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत हैवी ड्राइवर बन गए यार अब तो। आओ भैया 5वां सवाल देखो, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है 2023 में, 2022 में, इतने सवाल मतलब मैं गिनते भी नहीं कर सकता। आप आज एक बार पीवाईक्यूज निकालेगा 38 इयर्स की, जो आपके पास पीवाईक्यू की बुक होगी, आप एक बार उसको देखिएगा और सिर्फ एस फेज काउंट करिएगा कि एस फेज और डीएनए रेप्लिकेशन पे कितनी बार सवाल पूछा हुआ है। मैं गारंटी देता हूं ये सवाल कम से कम 10+ टाइम्स रिपीट हुआ है, 10 से ज्यादा बार। एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है, अमंग यूकैरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन कहां होती है? भैया डीएनए रेप्लिकेशन होती है, डीएनए सिंथेसिस होती है सिंथेसिस फेज में, यानी एस फेज में, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। यह तो आपका इस सदी का सबसे आसान और सबसे रिपीटेड सवाल है, सबसे आसान भी सवाल है, लेकिन आप मान के चलो कि आपके पेपर में आपको 4 नंबर दिलाने आता ही आता है, रेगुलर मेहमान है घर का, आएगा ही आएगा मुंह दिखाने। तो यहां पर मेरे भाई एस फेज वाला सवाल आप पीवाईक्यू में देखना, मैं आज आपको काउंट करके भी बताऊंगा, खूब सारे सवाल आए हुए हैं मेरे भाई, लगभग 93% लोगों ने कर दिया है। आओ मेरे दोस्त, अब दिस सवाल इज वेरी टिपिकल, आराम से पढ़ना, पहले समझा देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर? नहीं मेरे भाई, ऑप्शन अच्छे नहीं दिए हैं पीवाईक्यू में, एग्जामिनर ने सवाल अच्छा नहीं बनाया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर? सेंट्रोमेयर जो है वो कहां फटता है भाई? सेंट्रोमेयर या जो चीरा फाड़ी है सिर्फ एनाफेज में ही होगी, तो भैया ये मेटाफेज तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया, यहां तो मेटाफेज एक प्लेट बनती है। टीलोफेज में वैसे कुछ नहीं होता मेरे भाई, तो एनाफेज 2 इज द राइट आंसर। यहां कॉम्प्लेक्सिटी तब आती जब एनाफेज 1 भी दे देते, एनाफेज 2 भी दे देते, है ना, तब जाके थोड़ा मजेदार, तब कुछ एक आधा बच्चा कंफ्यूज हो पाता। पढ़ने के बाद तो एक आधा भी नहीं होता, बट फिर भी कहीं ना कहीं किसी बच्चे के दिमाग में अगर आपको कंफ्यूजन डालनी होती तो आप एनाफेज 1 और एनाफेज 2 दोनों रखते ऑप्शंस में, तब इट कुड बी अ गुड क्वेश्चन। ये तो बहुत अच्छा सवाल मैं नहीं मानता, है ना, और पीवाईक्यू का सवाल है, 2023 का सवाल है। आओ मेरे भाई, यहां पर उत्तर हो जाता है हमारा क्या? उत्तर हो जाता है हमारा मिस्टर बी, मिस्टर भूरा। लगभग 86% बच्चों ने सही कर दिया है। अगला सवाल देखिए, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल यानी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहां बनेंगे? जब रिकॉम्बिनेशन होगी। रिकॉम्बिनेशन कहां होगी? सी फॉर क्रॉसिंग ओवर, सी फॉर रिकॉम्बिनेशन कहां हो रही थी? सी फॉर पकाइटिन में, और कहीं सी है ही नहीं, ढूंढ के दिखाओ मेरे भाई, कहीं भी नहीं है। उत्तर क्या हो जाता है हमारा? मिस्टर पकाइटिन। बहुत आसान सवाल है, ये तो सीधे सीधे बन जाते हैं, इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्तर आ जाता है हमारा मिस्टर ए, मिस्टर 1, अपना बच्चन बिकम्स द राइट आंसर। यस, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो उत्तर हमारा मिस्टर 1 है। अगला सवाल देख लो यार, तब तक इसमें तो हो गया जो होना था। इस सवाल को थोड़ा सॉल्व करिए, टेबल टाइप है, 2023 का सवाल है पीवाईक्यू का, इसके जस्ट बाद मैं पोल लगा दूंगा।
उत्तर सॉल्व किया है लगभग 90% लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। ये सवाल सॉल्व करिए। ये थोड़ा माइटोसिस का सवाल है लेकिन पूछना बहुत जरूरी था, कहीं दिमाग से सारी चीजें निकल ना गई हूं। एम फेज में क्या होता है, जी1 में क्या होता है, जी2 में क्या होता है और क्वेसेंट स्टेज में क्या होता है। सबसे आसान क्या लग रहा है, सबसे आसान लग रहा है गुरुजी क्वेसेंट स्टेज, है ना। और बाकी भी देख लेते हैं भैया। एम फेज जो है सीधा सीधा क्या है, माइटोसिस यानी इक्वेशनल डिवीजन, ये ज्यादा आसान लग रहा है। तो ए का क्या हो गया, ए का 4 हो गया, ए का 4 हो गया। तो ये दोनों तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, माइटोसिस यानी एम फेज एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन यानी जी1, और इसके बाद आता है एस, फिर आता है जी2, ये है अगला इंटरफेस। माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच आपका क्या आ रहा है, जी1 आ रहा है। तो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच जी1 आ रहा है। तो डी का 3 हो गया, डी का 3 हो गया, यहां भी डी का 3 है, अभी भी आंसर हमको नहीं मिला। अगली चीज है जी2। तो जी2 में भैया प्रोटीन बनते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनते हैं, जी1 जी2 में बनते हैं, लेकिन जी1 यहां मैच हो गया तो सिर्फ जी2 बचा है, तो बी का 1 हो गया, बी का 1 आपका सिर्फ यहां पर है। उत्तर हमारा अगेन मिस्टर भूरा बच्चन एलिमिनेशन से निकाल सकते थे। और ये जो क्वेश्चन स्टेज है जी नॉट, ये इनएक्टिव है किस तरीके से सर, ये इनएक्टिव है क्योंकि ये डिवाइड नहीं कर रही। जी नॉट फेज में सेल डिवाइड नहीं कर रहा, इसीलिए इसको इनएक्टिव बोला है। मैं आपको वैसे बता चुका हूं, यहां सेल जिंदा रहता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है। तो यहां पर बचा हुआ जो है ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगा। तो उत्तर आपका क्या निकल गया मिस्टर भूरा। आज तो भूरा भूरा की बारिश हो चुकी है, लगभग 84%। यार शानदार, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ओके आओ मेरे भाई, यहां पर यह सवाल है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा। ओके आइए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, स्टेटमेंट 1 कहती है ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। नहीं मेरे भाई, मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहता है ना सेल, मर थोड़ी जाता है, मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहेगा ही रहेगा। स्टेटमेंट 2 कहती है द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन इन एस फेज। एस फेज में ही डीएनए रेप्लिकेट कर रहा था, हिस्टोन प्रोटीन बन रहे थे और सेंट्रियोल सेंट्रोसोम रिप्लिकेट कर रहे थे। तो एकदम सही बात है। तो पहली बात गंदी, दूसरी बात अच्छी, पहली बात गंदी, दूसरी बात अच्छी। उत्तर हो गया आपका मिस्टर सी, मिस्टर चूरा इज द राइट आंसर। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होते सेल। इनएक्टिव हम किस रेफरेंस में कहते हैं कि हाँ भैया यहां पर सेल डिवीजन नहीं हो रही है, मेटाबॉलिकली दे आर एक्टिव। अब भी बता के हटाऊं जस्ट ये बात, है ना, 1 मिनट भी नहीं हुई है, तो यहां तो गलती होने का चांस नहीं था भाई, बिल्कुल भी। उत्तर आ जाता है मिस्टर 3। लगभग भाई आपके 70% लोगों ने सही किया है, 14% लोगों ने। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट भाई। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम, अरे कुछ भी कह लो यार, एक ही तो बात है ना। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन तो होती है ना, उसमें इतना परेशान होने का क्या है मेरे भाई। ये आपकी बात थी जो आपने देखी, राइट। अब मैं आपको दिखा देता हूं आपका लीडर बोर्ड, किस किसने क्या क्या धमाल मचाए है। अक्सा, अनिरुद्ध, लोकी, डॉक्टर शशि, रिद्धि, यक्ष, अर्जुन, इमदादुल, सुलेमान एंड बागड़ बिल्लोटा आर इन टॉप रैंक्स। बिल्लू भाई बहुत अच्छा यार, कमाल कर दिया, है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो दिस इज आवर टॉपिक जिसे हम कहते हैं मिस्टर मियोसिस। अगर सभी लोगों को यह चैप्टर क्रैक हो चुका है बढ़िया तरीके से, पोल नॉट वर्किंग कोई बात नहीं यार, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है और आपने अपनी कॉपी पे भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है, दैट इज कंप्लीटली ब्रिलियंट। यू नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आराम से टेंशन फ्री होकर बैठो मेरे भाई। आपको पोल पे आना और ये लीडर बोर्ड भी दिखाना हम बंद कर देंगे आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं लीडर बोर्ड पे नहीं आ पा रहा हूं, इट इज डीमोटिवेटिंग मी, आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट एनीवन आउट ऑफ यू, है ना। तो हम क्या करेंगे, लीडर बोर्ड दिखाना बंद कर देंगे, जिससे आपके ये जो इंटरनल कॉम्पिटिशन है बंद हो जाए। क्योंकि यहां पे क्या होता है, यहां पे चीजें थोड़ी सी मैनिपुलेट हो सकती हैं। किसी बच्चे का पोल धीरे चल रहा है, किसी बच्चे के पास इंटरनेट उतना अच्छा नहीं है ना, कोई बच्चा 2G पे देख रहा है, 3G पे देख रहा है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। इसलिए आपको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सारी चीजें क्लास में जो पढ़ाई गई हैं समझ में आ चुकी हैं, अगर आप अच्छे तरीके से उसे सॉल्व कर पा रहे हैं, क्वेश्चन को जो मैंने बताया, या कोई गलती हुई है उसको आपने करेक्ट कर लिया है, यही चीजें मैटर करती हैं, इसके अलावा कुछ और मैटर नहीं करता है। ये बात समझिए, है ना। अगर आपको मियोसिस एकदम चमक गई है, ये चैप्टर एकदम डन हो चुका है और रात को आप एक नई शीट सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं आपको शीट आज ही दे दूंगा, अदरवाइज मैं कल दूं। क्योंकि जब आपके पास शीट आ जाती है आपका दिमाग इधर उधर भागने लग जाता है, ये मैंने देखा है। तो आप अगर बोलेंगे तो मैं आज ही आपके लिए शीट डलवा दूंगा। शीट बनवा के रख ली है मैंने। अभी जो विक्स वाले क्वेश्चन है वो नहीं बने हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, वो आपको कल मिल जाएंगे, परसों मिल जाएंगे, क्योंकि टाइप होने में टाइम लगता है यार। 100 150 क्वेश्चन है, सामने वाला कोई इंसान जो टाइप कर रहा है उनको भी 5 6 7 8 घंटे लगेंगे हर क्वेश्चन टाइप करने में, राइट।
तो आपके लिए मैंने पहले से वो शीट बनवा ली थी 100 क्वेश्चंस की। अगर आप बोलेंगे तो मैं आज आपके लिए अपडेट कर दूंगा। रात तक आप आराम से आज कर लीजिएगा, कल कर लीजिएगा, कोशिश करते हैं। ज्यादातर आप में से लिख रहे हैं कि आज कर दीजिए, तो आज मैं शाम तक डलवा देता हूं उसको, 8-9 बजे तक। ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस देख लीजिएगा। कोई नई चीज अगर आपको मिले तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा उसको, एक्स्ट्रा पॉइंट बना करके या नोट्स बना करके, अलग से 2-3 लाइन होंगी, उनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, ये था आपका सेल साइकिल सेल डिवीजन, यानी पहली यूनिट जो है, पहला पड़ाव जो है हमारा, उसको हम लोग पार कर चुके हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल सेल डिवीजन अच्छे तरीके से क्रैक हो चुकी है। अब हमारा जो पड़ाव है वो है टेक्सोनॉमी, यानी अब हम लोग लिविंग वर्ल्ड की ओर बढ़ रहे होंगे। तो कल मैं क्या करूंगा मेरे दोस्त, लिविंग वर्ल्ड आपका स्टार्ट कर रहा होऊंगा। अगर मुझे टाइम मिलता है, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग, अगर मुझे आज टाइम मिलता है रात में, तो मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास जरूर बनाना चाहूंगा, जिसमें मैं आपको अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में बताऊंगा। क्योंकि क्या होता है मेरे दोस्त, साइंटिस्ट का जो इंट्रोडक्शन है अच्छा खासा टाइम लेगा। कल का जो लेक्चर है आप मान के चलो कि साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन में ही चला जाएगा। तो अगर टाइम मिलता है तो आई विल मेक अ रिकॉर्डेड लेक्चर, उसको आप बाद में देखते रहिएगा। और अगर टाइम नहीं मिलता है तो हम कल लाइव क्लास जो है वो कर ही लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आसान चैप्टर है भाई, लिविंग वर्ल्ड में तो कुछ है ही नहीं, पर फिर भी उसके अंदर आपको ऐसी मैं हजारों बातें बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगी। यहां मजा आता है। आपको लग रहा है कि भाई आता है मुझे लिविंग वर्ल्ड, अगर आपको जरा सा भी भ्रम है कि आपको लिविंग वर्ल्ड आता है, तो कल सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपका भ्रम मैं तोड़ूं। पहला चैप्टर सारी चीजें आपके सामने हैं, वर्टिकल डेप्थ में ले चलूंगा, एनसीईआरटी की गहराई में आपको पहुंचाऊंगा। एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी ऐसी कई चीजें होंगी जो एनसीईआरटी से आज तक आपने मिस कर दी होंगी, नहीं देखी होंगी, वो चीजें आपको कल दिखाई देंगी। कल आपको पता लगेगा कि बायोलॉजी क्या चीज है, कल आपको पता लगेगा कि लिविंग वर्ल्ड क्या चीज है। लिविंग वर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो मेरे भाई, लेकिन लिविंग वर्ल्ड के अगर क्वेश्चन बना दिए 4-5 तो नहीं कर पाओगे, है ना। थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। और ये जो समरी लेक्चर है, नोट्स, इन पे काम चल रहा है मेरे भाई, इस वीक आ जाएंगे। मैं माफी चाहता हूँ, आई नो आई एम लेट, बट मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है दोस्त। मेरी इतनी पैक्ड जिंदगी चल रही है ना एकदम, है ना, मैं खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, बस पढ़ाई लिखाई का ही टाइम निकाल पा रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ अभी, नोट्स बना रहा हूँ, बट वो थोड़ा स्लो पेस पे काम चल रहा है, बिकॉज उतना टाइम है ही नहीं। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वेडनेसडे तक ये सारा काम खत्म हो जाए। वेडनेसडे को मेरी एक क्लास होती है, सुबह सुबह वो एक क्लास लेकर के शाम को सारे के सारे समरी लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे, इंक्लूडिंग नोट्स। दिस इज द प्रॉमिस, है ना। कल का बस मुझे टाइम दे दो, हो सकता है मैं उससे पहले भी डाल दूं, पर अभी मान के मत चलो, वेडनेसडे मान के चलो कि आपके पास सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, दोनों का आपके पास समरी लेक्चर आ जाएगा। बढ़िया, 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर क्रैक, एनसीईआरटी की एक एक लाइन प्लस हैंड रिटन नोट्स, जहां बहुत लिमिटेड कंटेंट होगा, 90% कंटेंट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा 1-2 पेजेस के अंदर। यस, चलो मेरे भाई, रामचंद्रन प्लॉट भी मिल जाएगा। पहले मुझे ये बताओ कि क्या आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर और प्रोटीन का स्ट्रक्चर आता है, उस लेवल से उठाओ। अदरवाइज अमीनो एसिड और प्रोटीन पहले पढ़ा दूंगा रामचंद्रन प्लॉट वाले में, और फिर रामचंद्रन प्लॉट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं कि बायोमोलिक्यूल स्टार्ट हुआ है, राइट। अभी आई गेस मैम जो पढ़ा रहे हैं, आकांक्षा मैम और समाप्ति मैम, वो पढ़ा रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अभी कॉकरोच फ्रॉग पे हो आप लोग। तो अगर आपको अमीनो एसिड नहीं बनाना आता है, या प्रोटीन के बारे में आपको नहीं पता है, पॉलीपेप्टाइड के बारे में आपको नहीं पता है, तो रामचंद्रन प्लॉट आप समझ ही नहीं सकते। तो एक काम करता हूं, मैं अमीनो एसिड भी पढ़ा देता हूं, एनसीईआरटी का भी रेफरेंस ले लूंगा, अमीनो एसिड भी पढ़ा देता हूं, प्रोटीन भी पढ़ा देता हूं, और फिर रामचंद्रन प्लॉट पढ़ाऊंगा। बायोमोलिक्यूल्स भी रिवाइज हो जाएगा थोड़ा बहुत, और रामचंद्रन प्लॉट तो क्रैक हो ही जाएगा। डन है, ये चीज रखते हैं भाई इस वीक के लिए। कल हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर, ताबड़तोड़ चैप्टर, जहां आपको बस कल इसीलिए क्लास में आना है कि आपका भ्रम टूट जाए कि भाई आज तक आपने जो लिविंग वर्ल्ड पढ़ा है वो कैसा पढ़ा है, और अब आप क्या देखने वाले हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। आराम से आइए। अच्छा, ब्रीदिंग स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छा यार, बहुत बढ़िया, अच्छी पेस है, बहुत अच्छी पेस है, बढ़िया। चलो, ब्रीदिंग हो गया है, फिर भी यार बायोमोलिक्यूल तो रह गया ना, अमीनो एसिड तो पढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। चलो मेरे भाई, लॉट्स ऑफ लव। मैं मिलता हूं आपसे कल हमारे सेशन में विद द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। तैयारी करते हैं बढ़िया तरीके से, बहुत फाड़ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, आराम से बैठ करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एंड आज मैं आपकी शीट अपडेट करा दूंगा शाम तक, दैट इज अ प्रॉमिस। उसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले। कल या परसों में विक्स जो है वो वाली शीट भी आपके पास आ जाएगी, आज मैं प्रिंट होने के लिए या टाइप होने के लिए दे दूंगा। आज जो भी क्वेश्चन हमने कराए हैं ये भी इंक्लूड करके हम लोग उसको टाइप होने डाल देंगे, ठीक है। चलो मेरे भाई, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप वी हैव डन जस्टिस टू सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर, एंड आई होप आपको डांस के थ्रू ये जो आज का मियोसिस
का टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन करके देखना एक बार, सारे क्वेश्चन उड़ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, बहुत मजा आएगा। आगे आने वाले चैप्टर्स में भी थोड़े बोरिंग चैप्टर्स लग सकते हैं आपको, पर बोरिंग लगने नहीं देंगे, बहुत इत्मीनान से बहुत प्यार से पढ़ेंगे, क्योंकि आगे अभी जर्नी डिफिकल्ट है। अभी जो सारे चैप्टर हैं एक जैसे हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, थोड़ा सा यहाँ पे ना एक जैसा कंटेंट है, तो बोर हो सकते हो, कोशिश करेंगे कि बोर ना होने दें। उसके बाद तो भाई कंसेप्चुअल चैप्टर्स की बाढ़ आ जाएगी, पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, उसके बाद तो अचानक से इतने सारे बढ़िया चैप्टर्स एक साथ आ जाएंगे कि आपको बोर होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये जो फेज है मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी वाला, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो इसमें हमको खुद से भी एंजॉयमेंट डालनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हुए पढ़ना पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे टू क्रैक दीज चैप्टर्स, क्योंकि कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, खूब सारे नाम है, खूब सारा डेटा है भाई, बहुत दिमाग का दही होने वाला है यहाँ पे। कोशिश करेंगे कि उस दही की ठंडी लस्सी बना के यहीं पी लें क्लास के अंदर और चिल होकर के क्लास से बाहर निकले। ऑलराइट, चलो मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।